What are the types of debt funds which are available? और debt funds होता क्या है? सबसे पहले तो लोगों को ये समझना है डेट होता क्या है। एफडी भी एक तरीके का डेट है। डेट का मतलब क्या है कि आप किसी भी एक इंस्टीट्यूशन को पैसा दे रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशन को आपको वो पैसा लौटाना है, पर क्या टर्म्स पे आपने पैसा दिया है। अगर आपने बैंक में दे दिया तो आप उसको एफडी बुलाओगे, गवर्नमेंट को दे दिया आप उसे जीसेक बुलाओगे, आपने कंपनी को दे दिया तो आप उसको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या एनसीडीज बुलाओगे। होता डेट ही है, सिर्फ नाम अलग अलग है। जनरली ओल्ड लोग जो है वो एफडी को आज भी प्रेफर करते हैं क्योंकि उनका बैंक का रिलेशन होता है। आज एसबीआई बैंक रफली 1 साल के डिपॉजिट का 5.9% रिटर्न दे रही है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट 1 साल पे वो 6.9% दे रहा है। सीधा 1% ज्यादा। तो आप वहां पैसा क्यों नहीं रोक रहे? अब वो प्रॉब्लम म्यूचुअल फंड सॉल्व करते हैं। जितना भी लिक्विड पैसा आपको चाहिए वो पैसा आपको यहाँ रोकना चाहिए इंस्टेड ऑफ डूइंग अ बैंक फिक्स्ड। टैक्स एफिशिएंसी के एंगल से कौन सा प्रोडक्ट बेटर है? अनफॉर्चुनेटली इनमें से कोई भी नहीं है ओह। क्योंकि एवरीथिंग इज टैक्स्ड एग्जैक्टली द सेम। ऐसा कोई ग्रेड है जिसके नीचे कभी आपको इन्वेस्टमेंट करनी नहीं चाहिए? सो ट्रिपल बी माइनस के नीचे जंक बॉन्ड की कैटेगरीज कही जाती है। तो हमने कहा था कि इवन एफडी आफ्टर 5 लाख इज नॉट सेफ। तो यहाँ पे रिस्क कितना किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है? देखिए, म्यूचुअल फंड सुनने के बाद सबके माइंड में सिर्फ इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स आता है, पर डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स जो है वो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के काफी काम आ सकता है, पर लोग इनके बारे में ज्यादा जानते नहीं। लिक्विड फंड्स क्या होते हैं, ओवरनाइट फंड्स क्या होते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन और क्रेडिट रिस्क फंड्स, इनका मतलब क्या होता है, ये कौन से गोल के लिए यूज होने चाहिए, किस एज ग्रुप को कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें आपके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स एक कैटेगरी है जहां रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड से। तो आपको डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स अपने पोर्टफोलियो में कैसे रखते हैं, इसके ऊपर आज मैंने चर्चा की है द वेरी फेमस कीर्तन शाह से। कीर्तन पिछले 15 साल से ज्यादा से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है और वो डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स को बहुत ज्यादा अच्छे से समझते हैं। तो आज उनके साथ चर्चा करी है कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं, कौन सी एज ग्रुप के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड करेक्ट होने वाला है, कौन से गोल के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड करेक्ट होने वाला है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हो तो कौन सा डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स ले, इंटरेस्ट रेट घट रहे हो तो कौन सा ले, और अगर समझ ही नहीं आ रहा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है कि घटने वाला है तो इन दैट केस आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। आज की क्लास एक मास्टर क्लास होने वाली है डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, तो भाई पूरी अच्छे से देखिएगा, पेपर पेन लेके बैठिएगा ताकि आप डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में अपनी जर्नी को चालू कर सके। और हां, आगे बढ़ने से पहले अभी तक सिर्फ 25% लोगों ने ही भाई सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर दीजिए, घंटी दबा दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग गेस्ट्स और पॉडकास्ट मैं आप तक लेके आ सकूं। तो चलिए मिलते हैं कीर्तन से। तो वेलकम बैक कीर्तन। हमारा पिछला एपिसोड में वैसे थोड़ा सा ब्लिप आ गया था, समहाउ यूट्यूब ने उसको टेक डाउन किया, बट देन दे रिस्टोर्ड इट। एंड मैं उसके कमेंट सेक्शन को पढ़ रहा, पीपल जस्ट लव यू कीर्तन, सो आई शुड कांग्रेचुलेट यू फॉर दैट। आपने बहुत अच्छी फॉलोइंग बनाई है और आप बहुत ऑनेस्टली बात करते हो, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, कुछ मैं यहाँ पे दिखा भी दूंगा क्या क्या कमेंट्स हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे और मुझे ऐसा लगा कि आपको वापस लाना चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी। तो डिड यू रीड सम कमेंट्स? आपने कुछ कमेंट्स देखे? सर एक आध बार पॉडकास्ट पे गया था, उसके बाद मैंने कमेंट्स पढ़ना छोड़ दिया था। नो, बट आई एम सो ग्लैड कि यू कॉल्ड मी अगेन, थैंक यू सो मच। एंड आई एम श्योर कि प्रॉबेबली जिस तरीके से आप क्वेश्चनिंग भी करते हो ना, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है फॉर द आउटपुट ऑफ द वीडियो। सो थैंक यू। देखो उन्होंने बोल दिया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जिन लोगों ने मिस किया है कीर्तन के फर्स्ट एपिसोड को, आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज वो देखिए। इट्स अ नॉलेज बॉम्ब। अपने आप में वो 2.5 घंटे का एपिसोड है, बट इट गिव्स यू एवरीथिंग अबाउट फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट्स। पर आज जो कैटेगरी की हम बात करेंगे ना, वो बहुत कम बात की जाती है, पर सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड्स में उसी का AUM है। करेक्ट। और वो है डेट म्यूचुअल फंड्स। यानी किसी व्यक्ति को इक्विटी में नहीं जाना है, वो 25-30% के IRRs नहीं देखनी है, पर अपने पैसे को सेफ रखना है। तो आज इस कैटेगरी पे हम आपसे ज़्यादा चर्चा करेंगे और आप काफ़ी फेमस हैं इस कैटेगरी के लिए। आपने पीछे बहुत बवाल भी मचाया था 2020 में इस कैटेगरी में। बट वील स्टार्ट विद व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेट फंड्स विच आर अवेलेबल। और डेट फंड्स होता क्या है, डेट फंड्स का नेचर क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो लोगों को ये समझना है डेट होता क्या है, राइट। एफडी भी एक तरीके का डेट है। डेट का मतलब क्या है कि आप किसी भी एक इंस्टीट्यूशन को पैसा दे रहे हैं, अब वो इंस्टीट्यूशन को आपको वो पैसा लौटाना है, पर क्या टर्म्स पे आपने पैसा दिया है, वो आपको एक राइटिंग में प्रॉमिसरी नोट देता है। जैसे मान लीजिए आप बैंक के पास गए, आपने बैंक में 10,000 रुपये की एफडी रखी, तो बैंक ने क्योंकि आपसे पैसा बोरो किया है, तो बैंक आपको लिखित में जिसे प्रॉमिसरी नोट कहते हैं, लिखित में आपको कुछ देंगे कि मैंने आपसे इतना पैसा लिया, इतने समय बाद वापस करूंगा और इतना इंटरेस्ट रेट दूंगा। आप उस पेपर को अलग अलग नाम से बुलाते हो।
अगर आपने बैंक में दे दिया तो आप उसको एफडी बुलाओगे, गवर्नमेंट को दे दिया तो आप उसे जीसेक बुलाओगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आपने कंपनी को दे दिया तो आप उसको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या एनसीडीज बुलाओगे। ओके, होता डेट ही है, यानी ये पेपर का सिर्फ नाम अलग अलग है। जिसने आपसे लोन लिया है वो आपको राइटिंग में दे रहा है कि मैंने आपसे पैसा उधार लिया है, ये टर्म्स है, अभी वापस कर दूंगा। उसे आप या तो जीसेक कहोगे या एनसीडी कहोगे या एफडी कहोगे, सिर्फ नाम अलग अलग है। बेसिक प्रीमाइस यही है, किसी ने आपसे लोन लिया और आपको वो पैसा वापस किस तरीके से लौटाएगा वो सिर्फ राइटिंग में दे रहा है। तो सबसे मेजर कंडीशंस इस पेपर की क्या होती है? मतलब क्या 3-4 सबसे बड़ी कंडीशंस होती है? तो सबसे पहले तो कितना पैसा लिया है, ठीक है। सेकंड कब मच्योर होने वाला है, मैच्योर मतलब जैसे कब पैसा वापस कर देगा, मतलब इंस्टीट्यूशन वापस कब करेगा, पैसा कब वापस करेगा। तीसरा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ठीक है, पैसा उधार लिया है, और पेमेंट पीरियड क्या है, यानी हर महीना इंटरेस्ट देगा, क्वार्टरली देगा, सेमी एनुअली देगा, साल के एंड में देगा, या पूरा पैसा क्यूमुलेटिवली मैच्योरिटी पे प्रिंसिपल के साथ वापस करेगा। ये 4-5 कॉमन चीज़ है अक्रॉस हर इंस्ट्रूमेंट आपको देखने मिलेगी। पर जैसे मैंने कहा ये सब कुछ नहीं है, बेसिकली किसी एक इंस्टीट्यूशन ने आपसे लोन लिया, नाम अलग अलग है। नाम क्यों अलग अलग है? क्योंकि वो डिफाइन करता है कि लोन किसने लिया है आपसे। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर या कॉर्पोरेट बॉन्ड, राइट, इससे आपको समझ जाना चाहिए जो भी इस इंडस्ट्री में है कि ये उधार आपसे कॉर्पोरेट ने लिया है। तो जैसे रिलायंस हो गया या बड़े कोई कंपनीज हो गई, वो भी उधार लेती हैं। करेक्ट। अब अगर मैं कहूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो इससे आपको समझ जाएगा कि ये किसी न किसी सरकार ने लिया है, राइट। तो है ये उधार, नाम अलग अलग है, जिससे आपको सिर्फ ये समझेगा कि उधार लिया किसने। तो कन्वेंशनल एफडी की तरह ही है, बट सिर्फ सबके टर्म्स और कंडीशंस हमारे अलग है। अब आते हैं कि इसमें क्या क्या, जिस तरीके से आपने डिफाइन किया, तो इसमें सबके साथ क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है और क्या क्या तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अवेलेबल है डेट में? ओके, तो सबसे पहला तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि रिस्क क्या है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली लोगों को ये लगता है कि जब भी वो फिक्स्ड इनकम में पैसा निवेश करते हैं रिस्क नहीं है। फिक्स्ड इनकम मतलब डेट? हाँ, फिक्स्ड इनकम मतलब डेट, ठीक है। तो कहीं पर भी डेट में इन्वेस्ट करते हैं तो लोगों को ये लगता है कि रिस्क या तो नहीं है या तो रिस्क बहुत कम है। ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि आप और मैं रिस्क को एसोसिएट करते सिर्फ डिफॉल्ट के साथ। इसका मतलब कि आपने किसी को पैसा उधार दिया, उसने आपको पैसा वापस नहीं किया, राइट, सिर्फ आप उसे रिस्क गिनते हो। ऐसा दोस्तों के साथ बहुत होता है उनको उधार दिया हुआ कभी वापस नहीं आता भाई पर इन्वेस्टिंग में बहुत अलग अलग तरीके के रिस्क होते हैं जो आप शायद उसे एज अ रिस्क कंसिडर नहीं करते, पर प्रोफेशनली उसे रिस्क माना जाता है। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँगा कि एफडी में क्या रिस्क है, तो आप कहोगे नहीं एफडी में तो कोई रिस्क नहीं है, आम जनता का थॉट प्रोसेस, राइट। पर एफडी में बहुत अलग अलग टाइप के रिस्क है। सबसे पहला रिस्क, 5 लाख के ऊपर आपकी एफडी सिक्योर्ड नहीं है एसबीआई बैंक में भी, राइट। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एसबीआई बैंक, हाँ, मतलब चले मत जाना कि मेरे पैसे वापस कर दो, एसबीआई बैंक डूब जाएगा, बट द पॉइंट इज रिस्क तो रिस्क है, रिस्क तो रिस्क है। आपने अगर 10 लाख रुपए डाल दिए, कल उठ कर एसबीआई बैंक को कुछ हो जाता है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 5 लाख रुपया वापस करेगी, फर्स्ट। सेकेंड, तो इसे कहते हैं डिफॉल्ट रिस्क, कि आपका पैसा वापस नहीं आना। दूसरा रिस्क है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होता है? तो आपने पैसा डाल दिया आज एसबीआई बैंक की एफडी में, मान लो 6% रिटर्न दे रहे हैं। 1 साल बाद जब इसकी मैच्योरिटी होगी, आपको पैसा वापस आएगा, आप उस पैसे को वापस निवेश करने की कोशिश करोगे। पर अब आप जब वापस जा रहे हो बैंक के पास पैसा निवेश करने, तब आपको 6 नहीं 5.5% मिल रहा है। तो आप जब पैसे को री इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको पहले मिला उससे कम रिटर्न मिल रहा है, आप उसे री इन्वेस्टमेंट रिस्क कहते हैं। और ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, पर रिस्क तो रिस्क है। पर रिस्क कब होगा? जब आपको पहले मिल रहा था उससे कम मिलेगा। इसलिए एग्जांपल मैंने जी बिल्कुल कम सही, मिलेगा बिल्कुल उसका दिया। तो इसे आप कहते हो री इन्वेस्टमेंट रिस्क। तीसरा होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब क्या है? आज आपने 6% पे बैंक की एफडी में पैसा रोक दिया, मान लीजिए 5 साल के लिए, और इस 5 साल में इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में बढ़ गए। ये सेम बैंक आपको
अगर आप 1 साल बाद 5 साल की एफडी करोगे तो 7% दे रही है, पर क्योंकि आपने जब 6% था तब 5 साल के लिए लॉक कर दिया तो आपको तो 6% मिलेगा इंटरेस्ट रेट रिस्क, राइट। लिक्विडिटी रिस्क, आपने पैसा रोक दिया 5 साल के लिए, आपको तीसरे साल पे पैसा चाहिए, तो किसी किसी इंस्ट्रूमेंट्स में तो आपको पैसा वापस ही नहीं मिलेगा, और किसी किसी इंस्ट्रूमेंट में वो 1% काट के मिलेगा, काट कर वापस दे देंगे। तो लिक्विडिटी तो मिल रही है, पर क्या सही प्राइस पे मिल रही है? द आंसर इज नो, क्योंकि वो पेनल्टी लगा रहे लिक्विडिटी रिस्क। तो ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के रिस्क है जिसे हम उतना वैल्यू नहीं करते जब डेट में निवेश करते, पर ये सब अलग अलग रिस्क है जिसकी वजह से इन सब के रिटर्न्स और प्राइसिंग अलग अलग है। जैसे हमने 4 रिस्क की बात की, डिफॉल्ट, रीइन्वेस्टमेंट, लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट, और एक 5वां इसमें ऐड कर देता हूं जो है रियल रिटर्न, अच्छा, राइट, या इन्फ्लेशन रिस्क, Okay. जिसे आप कहते हो। तो मैं अगर 6% पे आज एसबीआई के बैंक एफडी में पैसा लगा रहा हूँ और मैं 30% के टैक्स ब्रैकेट में हूँ, तो मुझे तो 1.8% तो एज टैक्स भरना है। तो मुझे 6 में से 4.2 मिला, मुझे तो हाथ में 4.2 मिला। क्या ये इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा है? नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है साल के एंड में मेरे पास 6% का रिटर्न आया, राइट, पर मेरे पास एक्चुअली तो 4.2 ही आया टैक्स भरने के बाद, और मार्केट में अगर इन्फ्लेशन 6% है तो मुझे 1.8 का तो लॉस हो गया। तो ये 5 टाइप के रिस्क है। अब आप देखिए प्राइसिंग कैसे डिफर करती है। प्राइसिंग क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो आपने बैंक एफडी में एसबीआई ने आपको 6% दे दिया, पर अगर आप किसी एक कॉरपोरेट के पास लोन लेने जाओगे, राइट, कोई भी एक कॉरपोरेट, मान लीजिए बजाज फाइनेंस, आप बजाज फाइनेंस के पास चले जाओ, क्या बजाज फाइनेंस आपको 6% में एफडी देगा? नहीं देगा। अगर वो 6% से ज़्यादा में एफडी दे रहा है, राइट, मान लीजिए 7%, हाइपोथेटिकल केस, तो वो 1% आपको इसलिए ज़्यादा दे रहा है क्योंकि इन 5 में से 1, 2 या 3 चीज़ें उसमें इस एफडी से खराब है। ओके, तो जैसे जैसे कोई चीज ज्यादा खराब होगी उसका ब्याज दर ज्यादा हो जाएगा। एब्सोल्युटली। अब इसे थोड़ा सा और क्लैरिफाई करता हूं आपको। मान लीजिए बैंक एफडी 6% दे रही है और आपको यह पता चले कि गवर्नमेंट आपको 7% दे रही है, तो तब आप सोचने लोगों कि यार गवर्नमेंट में तो कम रिस्क है इस एफडी से, तो गवर्नमेंट क्यों साथ दे रही है? क्योंकि गवर्नमेंट शायद आपके पास से पैसा 10 साल के लिए ले रही है। अब 10 साल में तो इंटरेस्ट रेट कितना ऊपर नीचे हो जाएगा आपको पता ही नहीं है, पर आज आप लॉक करने रेडी हो कि 10 साल के लिए मैं एक गारंटीड रिटर्न पे आज पैसा रोकने रेडी हो, तो आप 10 साल का इंटरेस्ट रेट रिस्क ले रहे हो। तो उस बात का आपको थोड़ा प्रीमियम मिल रहा है शुरू में। तो या तो आप में रिस्क ज्यादा है कि आप शायद पैसा नहीं लौटाओगे तो आपको मुझे रिटर्न ज्यादा देना पड़ेगा, या आप मेरे पास लंबे समय के लिए पैसा ले रहे हो तो आपको मुझे रिटर्न ज़्यादा देना पड़ेगा। इन दोनों चीज़ों में आपको मुझे रिटर्न ज़्यादा देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने पैसा इस तरीके से लिया है कि आप मैच्योरिटी के पहले दोगे ही नहीं वापस, तो भी आपको मुझे रिटर्न ज़्यादा देना पड़ेगा। तो बहुत अलग अलग टाइप के रिस्क है, पर लार्जली इन 5 रिस्क के आजू बाजू डिसाइड होता है कि सामने वाला इंस्टीट्यूशन आपको कितना रिटर्न दे रहा है। तो अब हम आते हैं कैटेगरीज पे। तो 5 रिस्क हमने समझ लिए, बहुत बड़े रिस्क है। और आई थिंक डेट में आने से पहले लोग क्या सोचते हैं कि जैसे वो चक्रवर्ती ब्याज यूज होता है वर्ड, तो वो सोचते हैं किसी दोस्त को दे दूंगा 15% पे, 10% पे, 12% पे, किसी छोटे व्यापारी को दे दूंगा तो मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा। पर उसके साथ यही सारे रिस्क जो है, और खासकर छोटे व्यापारी के साथ डिफॉल्ट रिस्क सबसे बड़ा होता है कि भाई वो पैसे वापस ही नहीं करेगा। एब्सोल्युटली। तो मैं कभी कभी कहता हूं लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, पहले रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो समझ लो। अब आते हैं कि जो कैटेगरी है म्यूचुअल फंड्स की, डेट म्यूचुअल फंड्स जिसे कहा जाता है, उसके अंदर हमारे पास किस किस तरीके के डेट कैटेगरीज अवेलेबल, सब कैटेगरीज अवेलेबल है? बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे मैंने यहाँ पर आउटलाइन किया हुआ है। आप इन कैटेगरीज को 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। ओके, ठीक है। सबसे पहले मैच्योरिटी, सेकंड ड्यूरेशन, और तीसरा क्रेडिट रिस्क। ये 3 चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर आप इन 16 अलग अलग कैटेगरीज का यूज़ अच्छी तरीके से कर पाएंगे। सो ये 3 चीज़ अगर आप
नहीं समझोगे ना तो आपको ये 16 कैटेगरीज किस बेसिस पे एक दूसरे से अलग है ये क्लिक नहीं होगा। तो सबसे पहले मैच्योरिटी। तो कुछ ऐसे फंड्स हैं म्यूचुअल फंड्स में, ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, लो ड्यूरेशन फंड और मनी मार्केट फंड। ये 5 ऐसी कैटेगरी है जो एक दूसरे से अलग है इस थीसिस पे कि ये जिन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं या जिन एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं उनकी मैच्योरिटी कितने समय की है। मतलब कितने समय में बैंक उनको पैसा वापस दे देगा या जहां भी पैसा डाल रहे वापस मिल जाएगा। करेक्ट, राइट। तो जैसे ओवरनाइट फंड में जब आप पैसा रोकते हो और वो जिन तरीके की एफडीज या ऐसे प्रोडक्ट्स में पैसा रोकते हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनकी मैच्योरिटी 1 दिन में हो जाएगी। तो अच्छा, आपने ओवरनाइट नाम है। हाँ, आपने ओवरनाइट फंड में पैसा रोका, ओवरनाइट फंड ने आगे मान लीजिए 50 अलग अलग बॉन्ड्स में या एफडीज में, आप जो कहना चाहिए सब मतलब एक ही है, रोका। वो 50 की 50 मैच्योरिटी बॉन्ड्स ऐसी होंगी जिनकी मैच्योरिटी दूसरे दिन होने वाली है। पर इस केस में तो फिर इंटरेस्ट रेट बहुत कम होना चाहिए। एब्सोल्युटली, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, जितना ज्यादा समय है उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा लार्जली, जितना कम समय उतना कम रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आपका रिस्क उन 5 में से 1-2 रिस्क कम हो जाएंगे। सेकेंड, लिक्विड फंड्स। तो जब आप पैसा लिक्विड फंड्स में रोकते हो तो लिक्विड फंड्स आगे इस तरीके से पैसा रोकते हैं कि उन्होंने जिन बॉन्ड्स में निवेश किया है उन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी 91 डेज तक की होगी। ओके। तीसरा, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। जब आप उसमें पैसा रोकते हो तो म्यूचुअल फंड्स आगे 3 से 6 महीने मैच्योरिटी वाले एफडीज में पैसा रोकते हैं। Okay. अब मैं जहां पर भी एफडी वर्ड यूज कर रहा हूं वो टिपिकल आपका थॉट प्रोसेस बैंक वाला नहीं है। वो बैंक की भी एफडी हो सकती है, कंपनी के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हो सकती है, राइट। एफडी में सिर्फ इसलिए यूज कर रहा हूं कि वो समझना इजी टू अंडरस्टैंड। लो ड्यूरेशन फंड्स की जब हम बात करेंगे तो 6 से 12 महीने की मैच्योरिटी वाले प्रोडक्ट्स में पैसा रोका जाता है, और मनी मार्केट फंड्स में अप टू 1 ईयर वाली मैच्योरिटी वाले प्रोडक्ट्स में पैसा रोका जाता है। ठीक है। ये 5 अलग अलग कैटेगरीज है जिनमें टिपिकली मैच्योरिटी के बेसिस पे एक दूसरे को डिफरेंशिएट किया जाता है। तो मान लीजिए आपके पास 1 साल का समय है पैसा रोकने के लिए, तो आप ओवरनाइट फंड में नहीं रोकेंगे, आप उसे मनी मार्केट फंड में रोकेंगे। ओके, राइट। और अगर आपके पास मान लीजिए 3 से 6 महीना पैसे रोकने की जगह है तो आप अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में रोकेंगे। क्यों? मैच्योरिटी जितनी है उतना आपका टाइम होराइजन होना जरूरी है। तो आपको सिलेक्ट करने के पहले कि मुझे पैसा कहाँ रोकना है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछना है आपसे कि मेरी मैच्योरिटी, मुझे पैसा कब चाहिए, की रिक्वायरमेंट कब है, मुझे वापस पैसा कब चाहिए। करेक्ट। तो अगर आपको पैसा मान लीजिए 1 साल तक नहीं चाहिए तो आप ओवरनाइट में पैसा रखोगे तो कम रिटर्न छूटेगा, तो आपको मनी मार्केट में रखना चाहिए, क्योंकि आप जैसे ही मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो वो भी उसी तरीके का निवेश कर रहे हैं कि वो पैसा 1 साल बाद वापस आएगा। पर अगर मान लीजिए आपको 3 महीने में पैसा वापस चाहिए, तो देखिए मैंने आपको कहा था कि लिक्विड फंड्स में 91 डे तक पैसा दिया जाता है, तो आपको लिक्विड फंड में पैसा रोकना चाहिए। तो इसी तरीके से आपको सोचना चाहिए कि मुझे कब पैसा वापस चाहिए, तो उस तरीके से आप इन फंड्स की मैच्योरिटी को आपके टाइम होराइजन के साथ मैप कर दीजिए। पर मैं आपको और एक चीज बताता हूं जो जानना बहुत जरूरी है, जो शायद हमने इसके थोड़े से पहले कवर नहीं किया है। तो जब भी आप इन 5 फंड्स में निवेश करते हो ना, तो आप इन 5 फंड्स में निवेश करके आप ये नहीं सोचते कि आपका पैसा बैंक फिक्स डिपॉजिट में लग रहा है या गवर्नमेंट के सिक्योरिटी में लग रहा है या जो मैंने एनसीडी या कॉर्पोरेट बॉन्ड बोला था उसमें लग रहा है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स है। लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है इस क्वेश्चन के पहले हमने जो भी बात की ना, वो सब ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो 1 साल से ज्यादा मैच्योरिटी वाले प्रोडक्ट्स हैं। आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो तो वो 1 साल, 3 साल, 5 साल में होते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी 10 साल, 20 साल, 30 साल वाली है, और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी टिपिकली 1 साल, 3 साल, 5 साल कैटेगरी वाले हैं। पर ये जो 5 कैटेगरी है ना, उसमें जब आप निवेश करते हो ना तो 1 साल से कम मैच्योरिटी वाले प्रोडक्ट्स में निवेश करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, बैंक में एक प्रोडक्ट है जिसको आप बोलते हो कमर्शियल डिपॉजिट्स, सीडी। सब कुछ सेम है एफडी जैसा, टेक्निकलिटी में नहीं जाते, पर उसकी मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा होती ही नहीं है।
वैसे ही गवर्नमेंट को जब आप पैसा देते हो और 1 साल से कम देते हो तो वो पैसा जाता है ट्रेजरी बिल में, जिसे टी बिल्स भी कहा जाता है। और तीसरा, जब आप कॉर्पोरेट्स को पैसा देते हो, राइट, और 1 साल से कम देते हो, उसको सीपी कहा जाता है, कमर्शियल पेपर। तो आप इसे ऐसे देखिए, डेट मार्केट में 1 साल से कम वाला निवेश बैंक के लिए हो गया सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, गवर्नमेंट के लिए हो गया ट्रेजरी बिल, और कॉर्पोरेट के लिए हो गया सीपी, कमर्शियल पेपर। और 1 साल के ऊपर वाला बैंक के लिए हो गया एफडी, गवर्नमेंट के लिए हो गया जीसेक या एसडीएल कहा जाता है उसे, या कॉर्पोरेट के लिए हो गया एनसीडी या कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो इस 5 कैटेगरी में पैसा सिर्फ सीपी, ट्रेजरी बिल या कमर्शियल पेपर जैसे ही प्रोडक्ट्स में जाता है। मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी मैच्योरिटी 1 साल साल से नीचे है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी सब कैटेगरी में ये पैसा जाता है। Correct. पर जब हमने बात चालू की थी तो हमने कहा था कि इवन एफडी आफ्टर 5 लाख इज नॉट सेफ। तो यहाँ पे रिस्क कितना किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है, और ये लोग रिस्क प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, ये फंड्स रिस्क प्रोटेक्शन कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बेसिक रिस्क पे जाते हैं। मैंने आपको 5 चीज़ों के बारे में कहा था रिस्क के बारे में। सबसे पहले डिफॉल्ट रिस्क। अब आप देखिए, जितना कम समय है, जितना कम समय उतना आपका रिस्क कम है। क्योंकि आज अगर मैं आपको पैसा दे रहा हूं आपकी पीएनएल, कैश फ्लो, बैलेंस शीट देखकर, तो प्रिडिक्टेबिलिटी के 6 महीने बाद आप क्या मुझे पैसा लौटाओगे कि नहीं, वो बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है, हाँ। वर्सेस 6 साल बाद पैसा दोगे कि नहीं। तो इन सब प्रोडक्ट्स में डिफॉल्ट रिस्क बहुत कम है, राइट, क्योंकि ये 1 साल से ऊपर पैसा देते ही नहीं है, राइट। फर्स्ट, पहले मैं प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं, ट्रेजरी बिल, सीपी, सीडी, मतलब जहां पे म्यूचुअल फंड पैसा डालने वाला है। करेक्ट, राइट। सेकंड, अभी इसमें री इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट रिस्क भी बहुत कम है, क्योंकि ये 3-6 महीने वाला प्रोडक्ट है। तो 3-6 महीने में आपका रिटर्न इतना कुछ चेंज नहीं हो जाएगा मार्केट में कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि मैंने जिस भाव पे खरीदा था उससे तो बहुत ज्यादा या बहुत कम पे ट्रेड कर रहा है, राइट। क्योंकि ये कम समय का प्रोडक्ट है, वापस जैसे मैंने कहा, आप इसे इन्फ्लेशन रिस्क के माध्यम से नहीं देख सकते, क्योंकि आप इसमें पैसा शायद इन्फ्लेशन बीट करने के लिए रख ही नहीं रहे, राइट। तो ये जो हमने प्राइमरी रिस्क्स के बारे में बात की थी ना, वो इन सब प्रोडक्ट्स में बहुत ही कम है, लीस्ट पॉसिबल है, लीस्ट पॉसिबल। अब म्यूचुअल फंड इसके ऊपर अपना लेयर कैसे सेट करता है, राइट। सबसे पहले 5वां हमने लिक्विडिटी कहा था, राइट। तो सबसे पहले जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो और म्यूचुअल फंड्स इन प्रोडक्ट्स में निवेश करता है, म्यूचुअल फंड्स तो आपको फुल लिक्विडिटी दे रहा है, आपको कभी भी पैसा चाहिए T+1 एक दिन में आपको आपका पैसा मिल जाएगा। प्लस म्यूचुअल फंड, जब आप म्यूचुअल फंड को पैसा देते हो तो म्यूचुअल फंड्स कम से कम 50 या 100 अलग अलग बॉन्ड्स में पैसा निवेश करते हैं, तो आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो गया, राइट। तो अगर डिफॉल्ट रिस्क किसी में है भी, अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली, तो उसका इम्पैक्ट बहुत कम होगा, क्योंकि एक आधा बॉन्ड भी अगर 100 बॉन्ड्स में से डिफॉल्ट हो जाता है तो आपका रिटर्न शायद 6.5% की जगह पे 6.45 हो जाएगा, राइट। तो जब आप पैसा म्यूचुअल फंड्स में रोकते हो इसके थ्रू, एक तो ओरिजिनली इन प्रोडक्ट्स में रिस्क कम है, पर अगर म्यूचुअल फंड के लेयर के थ्रू आप ये पैसा रोकते हो तो रिस्क और भी ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करता है कि मैं कौन से 50 बॉन्ड्स में डालूंगा, तो उन्होंने ऑलरेडी रिसर्च कर रखी है। प्लस म्यूचुअल फंड एक्सट्रीमली लिक्विड है, तो वो रिस्क आपका चला गया, आपको जब पैसा चाहिए तब मिल जाएगा। और क्योंकि उनकी नॉलेज के साथ जब ये पैसा निवेश होता है, तो इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट आपको जितना दे सकता है, थोड़ा सा शायद वो उनसे ज्यादा रिटर्न निकाल पाएंगे। ग्रेट। और बट वो इमीडिएट लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं? अब कल जैसे उन्होंने तो सारा पैसा डिप्लॉय किया हुआ है, Correct. और समझिए पहले दिन डिप्लॉय किया था 91 डे प्रोडक्ट में, और अचानक से तीसरे दिन किसी ने डिमांड कर लिया, आप इन्वेस्टर को तो रोक नहीं सकते, तो इन दैट केस वो पैसा कैसे वापस करते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले जब मैंने कहा कि 91 डेज के प्रोडक्ट में पैसा रोक सकते हो, वो अप टू 91 डेज है। ओके, जरूरी नहीं है कि पूरा पैसा 91 डे प्रोडक्ट में जा रहा है। तो अगर आप एवरेज मैच्योरिटी देखेंगे तो वो 45-50 डेज की होती है। ओके। तो अलग अलग बकेट्स में, जैसे आप जनरली बकेटिंग बात करते हैं, अलग अलग बकेट्स में पैसा रोका जाता है। तो कुछ पैसा 91 डे में होगा, कुछ पैसा 60 डे में होगा, कुछ पैसा 30 डे में होगा, कुछ पैसा उससे भी कम में होगा, कुछ पैसा एकदम ही लिक्विड होगा। और प्लीज अंडरस्टैंड, ये सारी स्कीम्स में पैसा आते रहता है, जाते रहता है, आते रहता है, जाते रहता है,
तो कुछ कैश भी रखते होंगे वो शायद। कैश भी है और ये एकदम ही इजी है। मान लीजिए मैंने ट्रेजरी बिल में पैसा रोका है और मैंने 91 डेज के लिए पैसा रोका था हाइपोथेटिकली, मुझे आज पैसा चाहिए। मार्केट्स इतने लिक्विड है कि आप ये ट्रेजरी बिल मार्केट में बेचकर पैसा रेस कर सकते हो। गॉट इट। तो लिक्विडिटी का तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से, एटलीस्ट इन 5 कैटेगरीज में फॉर श्योर। परफेक्ट। अच्छा, अब इनका यूज केस आपने बता दिया। जनरली ओल्ड लोग जो है वो एफडी को आज भी प्रेफर करते हैं क्योंकि उनका बैंक का रिलेशन होता है। करेक्ट। तो इज इट बेटर टू इन्वेस्ट इन एफडी और इज इट बेटर टू कीप दैट मनी इन लेट्स से लिक्विड फंड्स या ये जो आपने बताया अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, लो ड्यूरेशन? सी, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले तो आप मान लीजिए आपको म्यूचुअल फंड्स पे कॉन्फिडेंस नहीं है फॉर वट एवर रीज़न, और वो कॉन्फिडेंस लो इसलिए भी हो सकता है शायद आपको नॉलेज नहीं है, राइट? तो नॉलेज नहीं है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ट्रू। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये सोचे उसके पहले भी एफडी के बाहर कितने सारे ऑप्शंस है जो आप कंसिडर नहीं कर रहे हो। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज एसबीआई बैंक रफली 1 साल के डिपॉजिट का 5.9% रिटर्न दे रही है। ओके। पोस्ट ऑफिस में एक प्रोडक्ट है जिसे आप कहते हो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। 1 साल पे वो 6.9% दे रहा है। सीधा 1% ज्यादा। सीधा 1% ज़्यादा। तकरीबन 0.75 से 1% का डिफरेंस है पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट में और नेशनलाइज बैंक के एफडी में ओवर 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर पीरियड। तो अगर आपको इन टेक्निकलिटीज़ में नहीं भी जाना है, मान लीजिए हाइपोथेटिकली, राइट, तो आप पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट में पैसा रोक दीजिए, राइट? अगर आप सीनियर सिटीजन है, राइट, तो सीनियर सिटीजन को तो 5.9 प्लस 2.5% दे रहा है बैंक। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स 8.2% देता है आपको। वाओ, मतलब सीधा 2% से भी ज्यादा। तो आप वहां पैसा क्यों नहीं रोक रहे हो, राइट? पर मान लीजिए इन सब प्रोडक्ट्स में देखिए वो रिटर्न ज्यादा दे रहा है तो कुछ तो रिस्क है। अब इन प्रोडक्ट्स में रिस्क डिफॉल्ट का नहीं है, इन प्रोडक्ट्स में रिस्क है मैच्योरिटी का या लिक्विडिटी का। आपको पैसा मैच्योरिटी के पहले चाहिए तो नहीं मिलेगा, तो पेनल्टी लगेगी या वो सब लगेगा। अब वो प्रॉब्लम म्यूचुअल फंड सॉल्व करते हैं आपके लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना भी लिक्विड पैसा आपको चाहिए कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, राइट, वो पैसा आपको यहाँ रोकना चाहिए। तो मान लीजिए आपके पास 100 रुपये आज बैंक फिक्स डिपॉजिट में, उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि 20 रुपया मेरे पास लिक्विड होना चाहिए, तो 20 रुपये आप इन 5 प्रोडक्ट्स में रोकिए, बाकी का 80 तो आप पोस्ट ऑफिस में कर दीजिए इंस्टेड ऑफ डूइंग अ बैंक फिक्स डिपॉजिट। तो जो लिक्विड चाहिए वो यहाँ रख दीजिए और जो आपको लगता है कि यार मैं थोड़ा पार्क लंबा कर सकता हूँ वो आप पोस्ट ऑफिस में कर दीजिए, वहाँ वैसे आपको यील्ड ज़्यादा मिल जाएगी। हाँ। अच्छा, अब मैं अगला क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि टैक्स एफिशिएंसी के एंगल से, बिकॉज आपने बहुत वैलिड बात बोली कि स्टेट बैंक से आप 6% तो कमा लोगे पर 1.8% यू विल एंड अप पेइंग टैक्स। तो टैक्स एफिशिएंसी के एंगल से कौन सा प्रोडक्ट बेटर है? अनफॉर्चुनेटली इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज टैक्स्ड एग्जैक्टली द सेम वे। बट लिक्विड फंड्स में नहीं है कि जब तक आप होल्ड करते हो? हाँ, वो एक एडवांटेज डेफिनेटली आपको है कि आप जितना लंबा, तो देखिए इन सब प्रोडक्ट्स में, बैंक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि जब भी आपको पैसा मिलता है हर साल एज पे आउट, राइट, तो वो तो कंपाउंडिंग नहीं हो रहा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कंपलसरी टीडीएस कटता है आपका, राइट। ये सब चीज़ें आपकी म्यूचुअल फंड में नहीं होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप जितना लंबे समय तक होल्ड करोगे, बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं म्यूचुअल फंड के द्वारा, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लग रहा है। ट्रू, राइट। आपको तो टैक्स लगेगा सिर्फ जब आप रिडीम करेंगे, तो वो डेफिनेटैली बहुत बड़ा एडवांटेज है। पर अगर आप ब्रॉडर एस्पेक्ट पे देखें कि क्या म्यूचुअल फंड को ऐसी कोई दूसरी टैक्स एडवांटेज मिल रही है जो एफडी को मिल रही है या पोस्ट ऑफिस को मिल रही है, तो वो आंसर नो है। पर हाँ, आज से 2 साल पहले वो आंसर यस था। आज से 2 साल पहले डेट म्यूचुअल फंड्स में जब आप पैसा रोकते थे तो आपको इंडेक्सेशन एडवांटेज मिलता था, जो अब नहीं मिलता है। पर हैविंग सेड दैट, थैंक्स कि आपने ये पॉइंट रेस किया, डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि बैंक एफडी में आपको कंपलसरी टीडीएस कट जाएगा, आपको वो पैसे की ज़रूरत है भी या नहीं है, राइट। पर लिक्विड फंड्स या इनमें से किसी भी 5
डेट फंड जिसमें हमने बात की उसमें आप पैसा अगर 5 साल तक होल्ड कर रखे, राइट, तो आपको कोई वो TDS भरने की जरूरत नहीं है, तो उसमें Compounding का- स्लिपेज हाँ। कम हो जाएगा और कंपाउंडिंग का एडवांटेज मिलेगा। बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो अभी तक हमने शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स की बात करी। Correct. तो अब इसी के अराउंड एक यूज केस और आता है जो बहुत फेमस यूज केस है, हम सब उसके बहुत मैसिव प्रोपोनेंट्स है, और वो है इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड क्या हमारे को एफडी में रखना चाहिए, कैश में रखना चाहिए, लिक्विड फंड में रखना चाहिए, ओवरनाइट फंड में? क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे भी बहुत आता है। मुझे ऐसा लगता है, मेरी थॉट अलग है, बट आई वुड लाइक टू लिसन टू यू ऑन दिस। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है लार्जली इमरजेंसी फंड में ना आपका इतना ज़्यादा मोटा पैसा होता है इन जनरल कि आपको 1 या 1.5% से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि इमरजेंसी फंड ऐसे पार्क कीजिए जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगे। गॉट इट। राइट। पर मान लीजिए कुछ ऐसे लोग हैं जिनका शायद इमरजेंसी फंड ही बहुत बड़ा है, राइट। उन लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पैसा आर्बिट्राज करके कैटेगरी में वहाँ रोकना चाहिए, क्योंकि आर्बिट्राज में भी कोई रिस्क नहीं है लार्जली, राइट, पर उसमें आपको इक्विटी का टैक्सेशन मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप 30% की कैटेगरी में हो तो 30% लग जाएगा, पर आर्बिट्राज फंड में 1 साल से ज़्यादा अगर आप होल्ड करोगे तो सिर्फ 12.5% लगेगा, वो भी 1,25,000 के बाद परे लगेगा। हाँ, राइट। तो अगर इमरजेंसी प्लानिंग है और अगर आपका इमरजेंसी का कॉर्पस ज़्यादा है तो मुझे ऐसा लग रहा है आर्बिट्राज फंड इज अ मच बेटर प्लेस टू पार्क योर मनी। तो अगर नॉर्मल आपका 5-6 महीने का है तो यू कैन सिलेक्ट वेर एवर यू वांट। मैं तो ये भी लोगों को कहता हूँ कि 2-3 महीने का तो कैश ही रख लो घर पे, पता चला कुछ ऐसी इमरजेंसी आई जिसमें कैश की जरूरत पड़ गई, बाकी फिर एफडी रख सकते हो या स्वीप एंड एफडीज होती हैं आजकल, उसमें रख सकते हो। बहुत अच्छी कैटेगरी की आपने बात करी है विच इज आर्बिट्राज। तो इसको आर्बिट्राज वाले को जरा अब नेक्स्ट पे जाने से पहले लेट्स डिकोड आर्बिट्राज एज अ फंड। सो आर्बिट्राज फंड क्या करता है, मैं आपको एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इंडिया में 2 एक्सचेंजेस है, BSE और NSE। ये सिर्फ बेस है, ये एक्चुअल आर्बिट्राज फंड ये नहीं करता है, पर ये बेस है फॉर यू टू अंडरस्टैंड आर्बिट्राज फंड क्या करता है। तो मान लीजिए BSE पे भी रिलायंस का स्टॉक ट्रेड हो रहा है और NSE पे भी रिलायंस का स्टॉक ट्रेड हो रहा है, ठीक है। पर BSE पे ट्रेड हो रहा है 1350 रुपये पे और NSE पे ट्रेड हो रहा है 1355 रुपये पे। क्वाइट पॉसिबल है। अब पूछोगे कि ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग इतना तो पॉसिबल है ही, भाव पे खरीदी कर रहे दोनों एक्सचेंज पे। राइट। तो आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है? आर्बिट्राज का मतलब है जहां पर आपको 1350 में मिल रहा है वहां पर आपने खरीदा, और जहां पर आपको 1355 मिल रहा है वहां पर आपने बेच दिया, और ये सेटल भी होता है ट्रेड। ओह ओके, राइट। ये इट इज एज सिंपल एज आपने 1 किलो आलू 10 रुपए पे हाँ, कहीं और से लिए और 12 रुपए पे कहीं और पे बेच दिया तो 2 रुपए का फायदा हो गया। ट्रू ट्रू। पर आप ये आलू तभी खरीदेंगे जब आपको पता है कि 10 रुपए पे लेने के बाद 12 पे बिकेगा। बिक जाएगा। तो आर्बिट्राज फंड में उस कॉन्सेप्ट की वजह से रिस्क नहीं है। आप ट्रेड तभी लोगे जब आपको ये स्प्रेड दिखेगा, ये 5 रुपए का डिफरेंस दिखेगा। अब ये थियोरटिकल अंडरस्टैंडिंग। प्रैक्टिकली आर्बिट्राज फंड्स क्या करते हैं वो समझते हैं। प्रैक्टिकली आर्बिट्राज फंड्स कैश और फ्यूचर्स में खेलते हैं। ओके, राइट। मतलब मान लीजिए कैश में, कैश इन द सेंस जहां पर आप रिलायंस का शेयर खरीदेंगे तो आपको डिलीवरी मिलेगी, या रिलायंस का शेयर्स बेचोगे तो आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी शेयर की, उसको आप कैश मार्केट कहते हो। तो मान लीजिए कैश मार्केट में 1350 में रिलायंस मिल रहा है और रिलायंस का फ्यूचर्स जो FNO वाला फ्यूचर्स होता है वो 1355 पे फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड कर रहा है, राइट। तो आप फंड क्या करेगा? फंड 1350 में कैश में रिलायंस खरीद लेगा और 1355 में फ्यूचर्स में बेच देगा। क्योंकि डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक्सपायरी होगी महीने के एंड में, राइट, तो ये कैश और फ्यूचर्स का भाव सेम हो जाएगा। प्रीमियम खत्म हो जाएगा, राइट। ये 5 रुपए का प्रीमियम 0 हो जाएगा। अब स्टॉक का भाव कहीं पर भी जाए, आपने अगर ये 5 रुपए का ट्रेड लिया है यहां लेकर यहां बेचना, तो आपको 5 रुपया मिलना ही है। कैसे? मान लीजिए आपने 1350 पे लिया था और 1355 पे फ्यूचर्स बेचा था। अब ये भाव 1200 रुपया हो गया, बहुत ही गिर गया, बहुत ही गिर गया। तो आपको 150 रुपये का कैश में लॉस हुआ, पर 155 का वहां 155 का फ्यूचर्स में फायदा हो गया, तो भी आपको 5 रुपया मिला। और मान लीजिए 1350 का भाव 2000 हो गया, तो आपको यहां प्रॉफिट हुआ 650 रुपये का और यहां आपको 645 रुपीज का लॉस हो जाएगा। तो किसी भी केस में भाव कहीं पर भी जाए, लॉक कर दिया, आपको ये 5 रुपया मिलना ही है, मिलना है, राइट।
और फंड पे कोई जबरदस्ती नहीं है ट्रेड करने की, फंड को अगर ये डिफरेंस दिखा तो ही ट्रेड करेंगे। अब आप कहोगे कि क्या गारंटी है कि ये 5 रुपए का डिफरेंस होगा ही, राइट? अब इसका बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। इससे मुझे ऐसा लग रहा है इन्वेस्टर्स को ये भी समझेगा कि आर्बिट्राज फंड कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, राइट? ये 5 रुपए का डिफरेंस 2 रुपया भी हो सकता है और ये 5 रुपए का डिफरेंस 20 रुपया भी हो सकता है। कैसे? डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट्स पे। क्यों? पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 1350 का रिलायंस का स्टॉक खरीदा, आपको कितना पैसा देना है इस स्टॉक को आपके डीमैट में लाने के पूरा लिए? 1350। पूरा 1350। पर जब आप फ्यूचर्स में 1355 का रिलायंस का फ्यूचर खरीदते हो तो आपको पूरा 1355 देने की जरूरत नहीं है, 1/4 देना है। आप 25% मार्जिन या 20% मार्जिन देते हो। तो जो आपको ये बेच रहा है फ्यूचर्स, राइट, वो आपको छोटा सा एक प्रीमियम चार्ज कर रहा है क्योंकि आप 75% तो दे ही नहीं रहे हो। आप तो मतलब सिर्फ वो उधार ही देना है एक तरीके से आपको। ओके। आप तो सिर्फ 25 दे रहे हो। तो प्राइसिंग इस तरीके से की जाती है कि आपने 25 दिया कोई बात नहीं, जो 75 नहीं दे रहे उसका इंटरेस्ट तो दे दो। हाँ। तो मान लीजिए इंटरेस्ट रेट अगर मार्केट में ज्यादा है तो ये प्रीमियम ज्यादा होगा। तो ये 5 की जगह पे 10 होगा, 12 होगा। मान लो इंटरेस्ट रेट कम है तो ये प्रीमियम 5 की जगह पे 2 या 3 रुपया होगा। करेक्ट। इस तरीके से आपके इंटरेस्ट आर्बिट्राज फंड का रिटर्न चेंज होता है। अगर इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में गिर रहे तो आपके आर्बिट्राज फंड के रिटर्न्स भी गिरेंगे क्योंकि आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है मार्केट में तो आपके आर्बिट्राज फंड के रिटर्न ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि वहां पर आपको प्रीमियम ज्यादा मिलेगा। तो अब 2 चीजें टू एंड विथ कहना चाहूंगा। सबसे पहले, इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा है या बढ़ रहे हैं, आप अगर उस टाइम फ्रेम में हो तो आपको आर्बिट्राज फंड्स कंसिडर करना चाहिए। आप 0% वाले टैक्स ब्रैकेट में हो या 30% वाले टैक्स ब्रैकेट में हो, यहाँ ज़्यादा पैसा बनेगा। पर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट्स कम है या गिर रहे हैं, राइट, तो 30% वालों को तो अभी भी आर्बिट्राज करना चाहिए। पर अगर मान लीजिए आप टैक्स ब्रैकेट में नहीं हो या 10% वाले टैक्स ब्रैकेट में हो तो आपको लिक्विड फंड्स देखना चाहिए। क्योंकि आपके पास वो एक तो आर्बिट्राज फंड रिटर्न कम जनरेट करने वाला है और आपको तो टैक्स की पड़ी नहीं है क्योंकि आप तो कम, हाँ, वैसे 12 लाख से नीचे वाले ब्रैकेट में हो फॉर एग्जांपल, तो आपको लिक्विड फंड्स या ओवरनाइट फंड्स या मनी मार्केट फंड्स बेहतर है आर्बिट्राज फंड से। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आई थिंक आर्बिट्राज फंड्स को इतना सरल तरीके से बहुत कम लोग समझा पाते हैं। और आर्बिट्राज एज ए वर्ड का मतलब ही ये होता है कि रिस्क फ्री प्रॉफिट। तो ये रिस्क फ्री प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट है, बट कितना होगा कैसे होगा वो इंटरेस्ट रेट्स पे डिपेंड करेगा, बिकॉज उसी के बेसिस पे वो जो 75 पैसे पे जो 75% पे लोन दिया गया है उसका इंटरेस्ट डिसाइड होगा। अब सेकंड आते हैं, हमने शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब 1 साल से नीचे वालों की बात कर ली, आर्बिट्राज की बात कर ली। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक व्यक्ति के पास 1 से 3 साल का समय है और हम जनरली फाइनेंशियल प्लानिंग में यही कहते हैं कि 1 से 3 साल के समय वाले को इक्विटी में निवेश नहीं करना चाहिए। Correct. क्योंकि मार्केट्स जैसे पिछले 1 साल में कोई रिटर्न ही नहीं दिया, अभी किसी ने डाला होगा पैसा तो लूज कर जाएगा बेचारा, और उसका 1 साल बाद कुछ ड्यू था, कोई फंड्स चाहिए थे। तो ये 1 से 3 साल वालों को अपनी डेट प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, कैसे इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डालना चाहिए? सो 1 से 3 साल वाले जितने भी कैटेगरी वाले निवेशक है ना, वो टिपिकली डेट म्यूचुअल फंड्स में ये 2-3 कैटेगरीज पे फोकस कर सकते हैं। सबसे पहले तो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, ओके। सेकंड हो गया डायनामिक बॉन्ड फंड्स, थर्ड हो गया कॉरपोरेट बॉन्ड फंड्स और फोर्थ हो गया बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स। ये 4 कैटेगरी फंड्स की ऐसी है कि अगर आपके पास 2-3 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो ये परफेक्ट कैटेगरीज है पैसा रोकने के लिए। ठीक है। अब इन कैटेगरीज को पहले समझते हैं, राइट। सबसे पहले शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स क्या होते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा टेक्निकल है। No आप इतना अच्छे से समझाते हो वैसे ही टेक्निकल बात सिंपल सरल तरीके से समझ आ जाती है। सो जैसे हमने पहली कैटेगरी की बात की थी जहां पर मैच्योरिटी के बेसिस पे फंड्स एक दूसरे से अलग थे, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर फंड्स एक दूसरे से अलग है मैच्योरिटी या ड्यूरेशन के बेसिस पे। देखिए मैच्योरिटी और ड्यूरेशन 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं फिक्स्ड इनकम के माध्यम से। ठीक है। मैच्योरिटी का मतलब है आपने पैसा रोका उस
प्रोडक्ट में और आपकी मैच्योरिटी कब होने वाली है, मतलब मैच्योरिटी मतलब मेरी डेस्टिनेशन है, गूगल मैप पे मेरी डेस्टिनेशन मैच्योरिटी है। राइट। ड्यूरेशन का मतलब फिक्स्ड इनकम में ये है कि मान लो आपने एक बॉन्ड में पैसा रोका जो 10 साल बाद मैच्योर होने वाला है, ठीक है, तो उसकी मैच्योरिटी 10 साल है पर उसका ड्यूरेशन 5 साल हो सकता है। 5 साल का मतलब क्या है? 5 साल का मतलब है कि 5वें साल पे मुझे मेरा निवेश किया हुआ पैसा पूरा वापस मिल गया होगा। कैसे? क्योंकि 5 साल में ब्याज मिला है, आपको ब्याज मिला है और 5वें साल पे अगर आप बॉन्ड बेचोगे तो उसका भाव उतना होगा कि ब्याज प्लस बॉन्ड का भाव मिलाकर आपको 5वें साल पे आपका पैसा मिल गया, ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, उसे आप ड्यूरेशन कहते हो। ठीक है, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, अपने पॉडकास्ट में इसका कोई लेना देना नहीं। समझ गया। नहीं, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, राइट। ये आपके सीए सीएफए स्टूडेंट्स के काम आ जाएगा। हाँ। तो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में टिपिकली पैसा इस तरीके से रोका जाता है कि आपका ड्यूरेशन, मैच्योरिटी नहीं, ड्यूरेशन 1 से 3 साल है। अच्छा, यानी 50 बॉन्ड्स में मान लो पैसा रोक दिया है, उन 50 बॉन्ड्स का ब्रेक इवन 1 से 3 साल के बीच में आ जाएगा। समझ गया। तो आप कभी हारोगे नहीं। हाँ, उस तरीके से पैसा निवेश किया जाता है, राइट। अब दूसरी कैटेगरी हमने कहा डायनामिक बॉन्ड फंड, राइट। डायनामिक बॉन्ड फंड क्या है? डायनामिक बॉन्ड फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप फंड मैनेजर पर छोड़ देते हो कि वो ड्यूरेशन कितना रखना चाहता है, राइट। तो फंड मैनेजर अपनी सोच के हिसाब से या तो ड्यूरेशन कम रखेगा या तो ड्यूरेशन ज़्यादा रखेगा उस प्रोडक्ट में। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है जानना? क्योंकि फिक्स्ड इनकम में आपने कितना ड्यूरेशन रखा है वो बहुत मायने रखता है कि आपको रिटर्न कितना छूटेगा, राइट। तो ये फ्लेक्सी कैप प्रोडक्ट है इक्विटी का। जैसे इक्विटी में आप फंड मैनेजर पे छोड़ देते हो कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आपको जितना पैसा जहां रोकना है रोकिए, उस तरीके से फिक्स्ड इनकम में आपने पैसा फंड मैनेजर पे छोड़ दिया कि आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि आपको पैसा कहाँ रोकना है, राइट। उसे आप डायनामिक बॉन्ड फंड्स कहते हो। फिर मतलब ये बॉन्ड सेक्टर का, जैसे आपने कहा, फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड, बहुत बढ़िया, राइट। तीसरी कैटेगरी जो हमने डिस्कस की वो था कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें 80% पैसा आप हाईएस्ट रेटेड बॉन्ड्स में रोकते हो, यानी AAA। इसमें जब आप निवेश करोगे तो फंड मैनेजर्स ने जहां पर भी जितना पैसा रोका होगा उसमें से 80% पैसा AAA रेटेड बॉन्ड्स में ही रोका होगा, जो बॉन्ड्स की सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है। यानी मान लीजिए मुझे ये फिगर आउट करना है कि 2 फंड्स में से सबसे ज़्यादा रिस्क कौन से बॉन्ड में है। अभी एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप कैसे पहचान पाओगे? तो फिक्स्ड इनकम मार्केट में क्रेडिट रेटिंग की जाती है बॉन्ड्स की। क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी करके कंपनी होती है जिसका काम ही ये होता है कि उस कंपनी को स्टडी करके उसको एक रेटिंग देना जिसके बेसिस पे आपको एज ए रिटेल इन्वेस्टर पता चले कि उसमें पैसा रोकने पे रिस्क कितना है। तो सबसे टॉप यानी सबसे बेस्ट रेटिंग गवर्नमेंट को छोड़कर, गवर्नमेंट की रेटिंग को सॉवरन कहा जाता है, SOV, उसको छोड़कर सबसे बेस्ट रेटिंग को AAA माना जाता है। तो अगर आप AAA देख रहे हो कहीं पर भी तो आपको ये जानना है कि क्रेडिट रेटिंग कंपनी के हिसाब से इस बॉन्ड में सबसे कम रिस्क है निवेश करने पे। उसके नीचे की कैटेगरी हो गई AA+, समझ गया, AA-, BBB+, BBB-, BB-, ऐसे अलग अलग। ऐसा कोई ग्रेड है जिसके नीचे कभी आपको इन्वेस्टमेंट करनी नहीं चाहिए? फॉर एग्जांपल अगर कोई डायरेक्टली बॉन्ड्स में डालना सो BBB- के नीचे जंक बॉन्ड की कैटेगरीज कही जाती है, अच्छा, राइट। AAA से लेकर BBB- के बीच में ऑफ कोर्स आप जितना नीचे जाओगे उतना रिस्क बढ़ेगा। AAA से जब आप AA+ और माइनस पे आओगे या A+, A- पे आओगे या BBB+, BBB- पे आओगे, जितना नीचे जा रहे हो उतना रिस्क बढ़ रहा है। और ऑब्वियसली साथ साथ कन्वेंशनल रिटर्न भी बढ़ना चाहिए। 100%। यानी अगर AAA बॉन्ड 7% पे मिल रहा है तो आपको BBB+ बॉन्ड मार्केट में 11% पे मिलेगा, 12% पे मिलेगा। पर आपको यही समझना है कि वो 11-12% इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा है, ट्रू, राइट। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में 80% पैसा सबसे हाईएस्ट कैटेगरी AAA में ही लगेगा। अच्छा, इसमें मतलब फंड मैनेजर पे इतना वो नहीं है कि वो थोड़ा सा AA सिलेक्ट कर ले, अलाउड ही नहीं है?
अलाउड ही नहीं है। 80% पैसा आपको AAA में रखना पड़ेगा, और बचा हुआ 20% वो कहीं पर भी रख सकते हैं। अगेन वो मतलब ये मल्टी कैप हो गया एक तरीके से। पर टिपिकली फंड मैनेजर्स इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। समझ गया। इसे आप रिस्क फ्री तो नहीं बोलूंगा, बहुत कम रिस्क वाले प्रोडक्ट कैटेगरी में आप डाल सकते लोएस्ट हो। पॉसिबल रिस्क कैटेगरी में डाल सकते हैं। परफेक्ट। फिर हमने और एक कैटेगरी कही बैंकिंग एंड PSU फंड। जैसे नाम कह रहा है 80% पैसा आपका राइट इसी कैटेगरी में लगेगा, बैंक्स और PSUs में। मतलब ये बैंक और PSU को उधार देंगे। करेक्ट ठीक है। करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी इनकी भी डिफॉल्ट होने की काफी कम है। काफ़ी कम है। तो अगर 1 से 3 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, इन प्रोडक्ट्स में आपको पैसा रोकना चाहिए। अच्छा, अब 1 से 3 साल का होराइजन है, रिस्क थोड़ा ज्यादा लेना चाहता हूँ पर बॉन्ड्स में रहना चाहता हूँ, तो उसके लिए कोई कैटेगरी है या इनमें से कौन सी कैटेगरी सूटेबल होगी मेरे लिए? हाँ, तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हो तो इनको थोड़ा सा कैटेगरी वाइज डिफाइन कर देते हैं। ओके। राइट। तो सबसे कम रिस्क होगा इसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और बैंकिंग PSU में। ओके। राइट। उसके बाद आएगा शॉर्ट टर्म डेट फंड। अच्छा। राइट। और इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा रिस्क है डायनामिक बॉन्ड फंड। ओके। इन पे रिस्ट्रिक्शन है कि वो AAA पे रहना है या ये BB+ ये कहीं सब पर भी। इन्वेस्टमेंट ग्रेड में डाल सकते हैं? पर आपको ये समझने की जरूरत है कि म्यूचुअल फंड्स में, डेट में स्पेसिफिकली एक ही फंड है जिसमें फंड मैनेजर्स टिपिकली रिस्क लेते हैं। राइट। क्रेडिट रिस्क लेते हैं जिसका नाम है क्रेडिट रिस्क फंड। अच्छा, नाम ही क्रेडिट रिस्क रख दिया। बोलो। राइट। उसके अलावा आप नहीं देखोगे कि फंड मैनेजर्स ने क्रेडिट रिस्क लिया है। वो ज्यादा से ज्यादा AAA की जगह पे AA+ या AA- चले जाएंगे, नहीं जाएंगे उसके नीचे। राइट। ये एक ही कैटेगरी है क्रेडिट रिस्क फंड जिसमें फंड मैनेजर्स थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, फिर भी बहुत ज्यादा नहीं लेते। अभी रिसेंटली मैं स्टडी कर रहा था, तो आदित्य बिरला का एक फंड और एक HSBC का डेट फंड, इन्होंने 3 ईयर CAGR 12-13% दिए। मतलब कई केसेस में तो इक्विटी से बेटर परफॉर्म कर दिया। तो ऐसा क्यों हुआ कि अचानक से इनके रिटर्न्स इतने अच्छे हो गए? आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पर ये थोड़ा सा प्रोफेशनल आंसर है और मैं आपको समझाता हूँ क्यों। देखिए, ब्रॉडली फिक्स्ड इनकम में 2 तरीके के रिस्क होते हैं। ये 5 जो मैंने आपको बोला था वो तो इंस्ट्रूमेंट रिस्क है। पर आप म्यूचुअल फंड में जब पैसा रोकते हो ना, तो 2 तरीके के रिस्क होते हैं। एक रिस्क होता है ड्यूरेशन, दूसरा होता है क्रेडिट। ओके। ठीक है। ड्यूरेशन रिस्क क्या होता है? ड्यूरेशन रिस्क का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट के सामने आपका बॉन्ड ऊपर नीचे होगा। अब मैं आपको आसान एकदम सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए स्टॉक्स, आपने स्टॉक में पैसा रोका तो कुछ तो रीज़न होते होंगे ना कि स्टॉक क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे जा रहा है। वैसे 2 रीज़न है फिक्स्ड इनकम में कि बॉन्ड का भाव क्यों ऊपर जाएगा या क्यों नीचे जाएगा। तो आप इसे ऐसे सोचिए, आपने एक FD में पैसा रोका, FD को मार्केट में लिस्ट कर दिया। अब कुछ तो रीज़न होगा ना कि 100 रुपये की FD कभी 105 हो जाएगी, कभी 95 हो जाएगी। तो वो 2 रीज़न है, उसको समझने की कोशिश करते कि ये कब 95 होगा, कब 105 होगा। 2 रीज़न है। एक रीज़न है ड्यूरेशन, दूसरा है क्रेडिट। क्रेडिट समझना ईजी है, पहले क्रेडिट समझते हैं। क्रेडिट का मतलब क्या है? आपने एक रेटिंग एजेंसी को कहा कि बॉस इसको क्रेडिट रेटिंग दो कि मुझे समझे इसमें रिस्क कितना है। उसने इसको AAA दे दिया। अब AAA दे दिया तो AAA हो गया सबसे बेस्ट रेटिंग, आपने उसको 100 रुपये पे लिस्ट कर दिया मार्केट में। अब 6 महीने बाद, 1 साल बाद कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गई और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने जब रिव्यू किया तो उसे पता चला कि बॉस अब इसको AAA नहीं दे सकते, तो अब उसका डाउनग्रेड कर दिया AA+। अब आपने पैसा रोका है क्या सोचकर? ये तो AAA सिक्योरिटी है। हाँ। राइट। इसलिए मुझे 7% मिलेगा तो चलेगा, पर अब इसका रिस्क AA हो गया, पर अभी भी वो आपको तो 7% दे रहा है, तो इसका भाव गिरना चाहिए मार्केट में। बिल्कुल। मतलब जो अब घुसेगा वो 9% की अपेक्षा करेगा फॉर एग्जांपल। करेक्ट। तो ऑब्वियसली प्राइस कम हो जाएगा। तो प्राइस कम हो जाएगा। तो क्योंकि इसकी क्रेडिट रेटिंग गिरी, रिस्क बढ़ गया, तो 100 रुपये का बॉन्ड 95 में मिलेगा। तो अब जो इसे 95 में खरीदेगा ना, उसको 7% से ज्यादा मिलेगा। कैसे? उसने 95 में खरीदा, पर बॉन्ड तो अभी भी वही 7% रिटर्न देगा 100 रुपए पे। 100 रुपए पे। तो 95 पे 7 रुपए मिल गया। करेक्ट। और मैच्योरिटी पे 100 रुपए की मैच्योरिटी होगी। ओ अच्छा, हाँ, वो 5 रुपए भी ज्यादा मिलेंगे। करेक्ट। तो इसका रिटर्न 8.5-9% हो जाएगा। तो जैसे ही क्रेडिट रेटिंग गिरती है
तो बॉन्ड का भाव गिरेगा। ठीक है, perfect। और इसका रिवर्स भी ट्रू है, क्रेडिट रेटिंग बढ़ेगी तो बॉन्ड का भाव ऊपर बढ़ चला जाएगा, जाएगा। ठीक है। राइट। अब ड्यूरेशन समझने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो मान लीजिए आपने 100 रुपये की एक एफडी खरीदी 5 साल के लिए और वो आपको 7% का ब्याज दे रही है। आपने उसको लिस्ट कर दिया एक्सचेंज पे। 1 साल बाद मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स गिर गए। अब 1 साल बाद उसी बैंक की 5 साल की एफडी अब 6% पे मिल रही है, पर आपने 5 साल वाले एफडी में निवेश किया, उस पर 7% मिल रही है। तो अब किसी के भी पास 2 ऑप्शन है, आपकी एफडी खरीदे 7% पे जो मार्केट में लिस्टेड है, या बैंक से एफडी खरीदे जो 6% पे। आपको क्या लगता है कहां पर लोग खरीदी करना चाहिए? जहां 7% मिल रही है वहां पर 7% मिल रहा है। तो लिस्टेड पे 7% मिल रहा है, तो यहां ऑटोमेटिकली सब लोग खरीदना जाएंगे। तो 100 रुपए का बॉन्ड 105 होना चाहिए या 95? बढ़ जाएगा 105 हो बिकॉज जाएगा। मेरे पास ऐसी चीज है जो ज्यादा वैल्यूएबल है। करेक्ट, 105। तो अब देखिए क्या हुआ, मार्केट में जब इंटरेस्ट रेट्स गिरे, 7% पे एफडी मिल रही थी, 6% हुई, तो 7% वाली एफडी का भाव बढ़ गया। बराबर है। तो जब इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं तो पुराने ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाले बॉन्ड्स या एफडीज का भाव बढ़ जाता है। इसलिए कहा जाता है जब इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं ना, बॉन्ड के भाव ऊपर जाते हैं। और रिवर्स भी ट्रू है। राइट। मान लीजिए आपने 7% वाली एफडी में पैसा रोका था, वो लिस्ट हो गई। अब वही बैंक 8% में एफडी दे रही है, तो आपके भाव कम हो गए क्योंकि नाउ आई ओन समथिंग जो जिसकी वैल्यू कम है। करेक्ट। तो ड्यूरेशन समझने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है एक दूसरे से। अब पिछले 2 या 3 सालों में क्या हुआ है? इंटरेस्ट रेट गिरे हैं, इंटरेस्ट रेट जम के गिरे हैं। क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स गिरे हैं, जब म्यूचुअल फंड्स ने जिन बॉन्ड्स में पैसा रोका है और वो सब लिस्टेड बॉन्ड्स हैं, तो उनके भाव बढ़ गए मार्केट में। तो इसीलिए रिटर्न्स बढ़ गए। वाओ। तो दिस डजंट मीन कि आगे भी सेम चीज कंटिन्यू करेगी। एग्जैक्टली नहीं करेगी। इसीलिए कहा जाता है पास रिटर्न्स को देखकर निवेश मत कीजिए। और ये बहुत ही स्पेसिफिक है डेट के लिए। डेट में पिछले 2 सालों में क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स गिरे हैं, इसलिए रिटर्न्स बढ़े हैं। अब अगर आप पैसा रोकोगे तो अब तो आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां से शायद इंटरेस्ट रेट्स यहां से ऊपर जाएंगे। कम होना पॉसिबल कम है। राइट। तो आप ज्यादा पैसा तोड़ोगे बनाने से ज्यादा, क्योंकि ये रिवर्स आपके लिए काम करेगा। आपने पैसा रोका, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए, ओके, तो अब ये बॉन्ड्स की वैल्यू गिर जाएगी, तो आपको बहुत ही कम रिटर्न्स मिलेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आप क्रेडिट रिस्क फंड्स में पैसा रोकिए। राइट। अब ये एकदम ही प्रोफेशनल एडवाइस है, प्लीज इसको आप अपना चेक करके करें। हाँ। ही इज गिविंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस, वैसे वो खुद भी प्रोफेशनल है इस मामले में, तो यू कैन लिसन टू हिम बट स्टिल डू योर रिसर्च। मार्केट को अगर आप 2 हिस्सों में ब्रेक कर दे, तो कुछ फंड्स है जो ड्यूरेशन प्ले करते हैं, कुछ फंड्स है जो क्रेडिट प्ले करते हैं, और कुछ फंड्स है जिनका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हमने पहले 5 फंड्स कहे थे, लिक्विड फंड, उनको फर्क ही नहीं, तो 1 साल के अंदर वाले हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जब आप 1 से 3 साल वाले जिस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं और दूसरी कैटेगरीज की हम बात करेंगे, इन फंड्स को फर्क पड़ेगा या तो ड्यूरेशन रिस्क से या क्रेडिट रिस्क से। इसका मतलब कभी भी आपको ऐसा लगे कि इंटरेस्ट रेट्स बॉटम हो गए और यहां से शायद और नीचे जाने की एक्सपेक्टेशन कम है, पर प्रोबेबिलिटी है कि यहां से ऊपर जा सकते हैं, उस समय पे आपको क्रेडिट रिस्क फंड में पैसा रोकना है। गॉट इट। राइट। तो मान लीजिए अगर 2 साल बाद आप और मैं इसी बात पे वापस चर्चा करेंगे, तो शायद आप मुझे कहोगे कि 3 साल का क्रेडिट रिस्क फंड का रिटर्न 11-12% था। राइट। और कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि इंटरेस्ट रेट स्टॉप आउट हो गए और यहां से गिरने वाले, तो आप किसी भी ऐसे फंड में पैसा रोके जहां पर ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको समझाता हूं क्यों। राइट। 2 फंड्स है, ये तो हमको पता है कि इंटरेस्ट रेट्स गिरेगा तो भाव ऊपर बढ़ेगा, पर मैं अगर कहूं आपको कि मार्केट में इक्विटी मार्केट अच्छा करने वाला है, तो क्या लार्ज कैप फंड्स अच्छा करेंगे या स्मॉल कैप? स्मॉल कैप। राइट। क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा है। तो बेसिक प्रीमाइस तो ये कि जिसमें रिस्क ज्यादा है वो ज्यादा रिटर्न देना चाहिए। ठीक है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए। आप कह रहे हो कि इंटरेस्ट रेट स्टॉप आउट हो गए, यहां से इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे, ठीक है, तो अब भाई बॉन्ड्स की वैल्यू तो ऊपर जाने वाली है, पर कौन सा सबसे ज्यादा भागेगा? हाँ, कौन सा सबसे ज्यादा भागेगा? तो मैं अभी आपको 2 फंड्स देता हूं। एक फंड
जिसका ब्रेक इवन, जो ड्यूरेशन मैंने आपको समझाया था, जिसका ब्रेक इवन 3 साल है, ठीक है। एक फंड जिसका ब्रेक इवन 10 साल है, ठीक है। तो आप सबसे पहले समझिए, आप एक ऐसे फंड में पैसा रोक रहे जहां पर आप इन्वेस्टेड 30 साल तक रह सकते हो, पर पैसा रोकने के 3 साल बाद आप ब्रेक इवन हो जाओगे। और एक फंड जहां आप पैसा रोक रहे हो 30 साल तक, पर ब्रेक इवन 10 साल बाद होने वाला है। रिस्क किसमें ज्यादा है? उसमें प्रिसाइज, ओके। इसीलिए जब इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे तो ऐसे फंड जिनके ड्यूरेशन ज्यादा है, जिनके ड्यूरेशन ज्यादा है वो ज्यादा रिटर्न देंगे, वर्सेस ये नहीं कह रहा हूं कि ये फंड्स कम रिटर्न देंगे, रिटर्न नहीं देंगे, पर इससे कम रिटर्न। ये वही बात होगी कि स्मॉल कैप का रिटर्न ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लार्ज कैप। करेक्ट। तो अभी आप समझिए मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं। आपने 100 रुपया एक म्यूचुअल फंड में रोका, म्यूचुअल फंड ने 50 बॉन्ड्स में पैसा रोक दिया, ठीक है। म्यूचुअल फंड को उन 50 बॉन्ड से इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये इंटरेस्ट है 7%, ठीक है। सब कुछ कांस्टेंट है, कुछ चेंज नहीं होता, तो आपके फंड को 7% रिटर्न मिलेगा, ओके। ये किसी भी फंड में रोक दो, ये फंडा सेम है, 7% रिटर्न मिलेगा अगर सब कुछ सेम है तो, ओके। मान लीजिए इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे, इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे, ठीक है। तो पहली कैटेगरी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो लिक्विड फंड वाली थी। ये 1 से 3 ईयर वाली कैटेगरी को थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो 7% तो उसको मिल ही रहा है, पर वो 1% का कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलेगा, तो इसका रिटर्न 8% हो जाएगा। Got it. पर ये जो तीसरी कैटेगरी है जिसका ड्यूरेशन 10 साल है, 5 साल, 7 साल, 10 साल, इसको भी 7 तो मिल ही रहा है, पर ये 2%, 2.5%, 3% कैपिटल अप्रिसिएशन देगा, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन बहुत लंबी है। करेक्ट। तो पहले वाले को 7% रिटर्न मिलेगा, ये दूसरी कैटेगरी को 8% रिटर्न मिलेगा, इस कैटेगरी को 10% रिटर्न। पर उल्टा भी ट्रू होगा। करेक्ट। अब उल्टा भी ट्रू है। मान लीजिए 7% मिल रहा है और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो पहली कैटेगरी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस कैटेगरी को 7% कूपन तो मिल रहा है, हाँ। पर 1% से इसकी बॉन्ड की वैल्यू भी गिर जाएगी, तो इसका नेट रिटर्न 6% होगा, और इसका नेट रिटर्न 4-5% 4-5% रह जाएगा। तो ये तो बहुत स्कैरी है। मतलब ये चीज बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। इसीलिए जो तीसरी कैटेगरी है ना, इसमें आप सिर्फ प्रोफेशनल एडवाइस लेके करें। Got it. पहली दूसरी कैटेगरी जो अभी अब तक हमने डिस्कस की, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब तीसरी कैटेगरी में आते हैं जहां प्रोफेशनल एडवाइस की जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं। तीसरी कैटेगरी में कौन कौन से फंड्स हैं? तो अगर आपकी 3 साल से ज्यादा की होराइजन है, तो आप टिपिकली 3-4 अलग अलग फंड्स को देख सकते हैं। सबसे पहले तो मीडियम ड्यूरेशन फंड हो गया एक, ठीक है। दूसरा फंड हो गया लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, तीसरा हो गया क्रेडिट रिस्क फंड, और चौथा हो गया गिल्ट फंड्स। ओके, तीसरा था क्रेडिट रिस्क और चौथा है गिल्ट। हाँ, ओके। मैं खुद अपने नोट्स बना रहा हूँ भाई। ये 4 फंड्स आप देख सकते हो। इन 4 फंड्स में वो दोनों रिस्क है जो मैं आपको कह रहा हूँ, ड्यूरेशन और क्रेडिट रिस्क, राइट। तो पहले क्रेडिट रिस्क की बात करते हैं। 2 फंड्स है इन 4 में से जो क्रेडिट से रिलेटेड है, क्रेडिट रिस्क फंड और गिल्ट फंड। गिल्ट फंड नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगेगा, ठीक है, ठीक है। 80% पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगेगा, ठीक है। और क्रेडिट रिस्क फंड जैसे नाम बता रहा है, उसमें पैसा क्रेडिट रिस्क में लगेगा, मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में 65% पैसा मिनिमम AAA के नीचे वाली कैटेगरी में लगेगा। अच्छा, रिवर्स है इसमें। हाँ। ओ, यानी इसमें रिस्क लिया जाएगा, ठीक है। इसमें रिस्क लिया जाएगा, ठीक है। बट एक थोड़ा सा यहां पर कैच है, गिल्ट फंड्स में कोई ड्यूरेशन प्ले नहीं है। यानी वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगा 3 साल ड्यूरेशन रखना है, 5 साल रखना है, इसलिए मैं उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं। पर क्रेडिट साइकिल अगर आपको खेलनी है तो आपको इन दोनों में से कोई खेलना है। मतलब क्रेडिट और गिल्ट में से। हाँ, मतलब अब आप बताइए अगर आपको समझा मैंने क्या। आपको तो समझा, मैं तो नहीं, मैं भी स्टूडेंट हूं भाई। मान लीजिए इंटरेस्ट रेट्स बॉटम आउट हो गए, हाँ। और यहां से इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने वाले, तो आप क्रेडिट में डालोगे या गिल्ट में डालोगे? मैं क्रेडिट में डालना पसंद करूंगा। परफेक्ट, परफेक्ट। अब मान लीजिए इंटरेस्ट रेट्स टॉप आउट हो गए, यहां से नीचे जाने वाले, तो क्रेडिट में डालोगे या गिल्ट में डालोगे? फिर गिल्ट में डाल देंगे क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। करेक्ट। तो ये
ठीक वो है। कॉन्सेप्ट है। अब मीडियम ड्यूरेशन फंड्स क्या है? मीडियम ड्यूरेशन फंड्स ऐसे फंड्स हैं जिनका टिपिकली मॉडिफाइड ड्यूरेशन 3 साल से 4 साल के बीच में होगा। ये मिड कैप है। ये मिड कैप है, हाँ, राइट? और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स ऐसे फंड्स हैं जिनका ड्यूरेशन 7 साल होगा। तो ये स्मॉल कैप है, हाँ। तो अब इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं। ऊपर जाने वाले हैं, तो ये दोनों में रिस्क है, दोनों में रिस्क ज्यादा है, पर ज्यादा रिस्क लॉन्ग ड्यूरेशन। लॉन्ग ड्यूरेशन में। और इंटरेस्ट रेट्स गिरने वाले हैं, तो दोनों में से फायदा है। फायदा किस में ज्यादा है? लॉन्ग ड्यूरेशन। लॉन्ग ड्यूरेशन में। तो लॉन्ग ड्यूरेशन इज द मोस्ट रिस्कीएस्ट कैटेगरी इनसाइड डेट। करेक्ट, ये स्टेटमेंट ठीक रहेगा? करेक्ट। ठीक। दूसरी भी कैटेगरी है जिसको आप कहते हो गिल्ट विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन। ओ बत्तेरी। ओके। वो सबसे ज्यादा रिस्की है, अच्छा। क्योंकि है गिल्ट, हाँ। डालता गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, पर उसका ड्यूरेशन 10 साल है। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स गिरेगा तो बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, पर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो भी और बहुत पिटाई होगी। ठीक है, तो ग्रेट। बट मोटा मोटा इफ आई हैव टू स्टिल सम इट अप, क्योंकि यार ये दिस इन इटसेल्फ इज अ 15 आवर कंटेंट, बट इफ आई हैव टू स्टिल सम दिस अप, मान लीजिए आपको 1 साल से कम का निवेश करना है, राइट? तो आप पहली वाली कैटेगरीज में चले, लिक्विड ओवरनाइट। उसमें भी मेरी चॉइस होगी कि आप लो ड्यूरेशन और मनी मार्केट फंड कीजिए, अगर आपके पास 8-10 महीना 6 महीने से ऊपर हुआ के इन्वेस्टमेंट का होराइजन है। अगर आपका 1 से 3 साल है, राइट, तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। राइट? अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, राइट, तो आप अक्रॉस ड्यूरेशन यानी डायनामिक बॉन्ड फंड में पैसा रोक दीजिए, ठीक है। ठीक है? और अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में या बैंकिंग PSU फंड में चले जाइए। ठीक है। अब अगर आपके पास 3 साल से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, यहाँ बहुत समझने की ज़रूरत है। 3 साल से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, पर आपको नहीं समझता कुछ भी, ओके? तो आप डायनामिक बॉन्ड फंड में चले जाइए, फंड मैनेजर पे छोड़ दीजिए। ठीक है। पर अगर आप प्रोफेशनली मैनेज करना चाहते हो और 10-12% निकालना चाहते हैं, जो बहुत पॉसिबल है, ओके, अगर आप साइकिल्स को समझे, राइट, तो इंटरेस्ट रेट्स अगर बॉटम आउट हो गया और यहाँ से ऊपर जाने वाला है तो क्रेडिट रिस्क फंड, इंटरेस्ट रेट स्टॉप आउट हो गया और यहाँ से नीचे जाने वाला है तो मीडियम ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन या 10 ईयर विथ कांस्टेंट। तो इंटरेस्ट नीचे गिरेगा तो लॉन्गर ड्यूरेशन पे चले जाइए। करेक्ट। इंटरेस्ट बढ़ने वाला है तो अपने मतलब वो कछुए की तरह लिम्स अंदर कर लीजिए, उस पे क्रेडिट रिस्क पे चले जाइए या फिर डायनामिक बॉन्ड में चले जाइए। लीव इट ऑन द बेस्ट इन्वेस्टमेंट द फंड मैनेजर टू मैनेज इट फॉर यू। मतलब मीडियम और लॉन्ग ड्यूरेशन को बहुत सोच समझ के खेलना है, और गिल्ट विद 10 ईयर को, तो इस तीन को हम लास्ट बकेट में डालते हैं, विच इज द मोस्ट रिस्की बेट्स इन डेट। पर ये आज समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप आज 3 साल का व्यू लेके चल रहे हो, पिछले 3 साल का डेटा देखकर आज आगे निवेश करने वाले हो, तो ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत पिटाई होगी क्योंकि पिछले 2-3 साल में जो चला है वो इंटरेस्ट रेट गिरने की वजह से चला है। अब उसी प्रोडक्ट में पैसा रोक दोगे और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपकी बहुत पिटाई होगी। तो फ्रॉम अ प्रोबेबिलिटी स्टैंड पॉइंट ऑल्सो 3% कैश रिजर्व रेशियो है, 5.5% शायद रेपो है इस टाइम पे। तो इससे नीचे मेरे को नहीं लगता, हिस्टोरिकली हमने कभी रेट्स देखे भी हैं बहुत ज्यादा। तो अगर आज रेपो कम भी होगा तो ज्यादा से ज्यादा 25-50 पैसे कम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। रेपो कम होने का मुझे ऐसा लग रहा है प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, एंड इट इज ओनली डिपेंडेंट कि ग्लोबली जियोपॉलिटिकली कुछ इतना बुरा हो जाए कि इनको यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स कम करनी पड़े। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स कम होने का स्कोप बहुत कम है। हाँ, यहाँ रह सकता है ये बेंचमार्क पे फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्वाइट पॉसिबल, पर प्रोबेबिलिटी यहाँ से ऊपर जाने की ज्यादा है वर्सेस नीचे जाने की। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, विच वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आज हम स्टेटस क्वो पे जब मैं पिछले 3 साल के रिटर्न्स देखता हूं तो मेरे को तो सारे फंड्स, खासकर ये हाई रिस्क वाले, अच्छे लगते हैं, और हम मानते हैं कि स्टेटस क्वो रहेगा। लेट्स से दिस इज एन एनालिसिस वेयर यू से कि यार मेरे को नहीं लगता 2-3 साल तक रेट्स बदलने वाले हैं और मेरे को अब 2 साल के लिए पार्क करना है पैसा, तो नाउ व्हाट बिकम्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर मी? अगर आपके पास 3 साल से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, ओके, और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, हमें ऐसा लगता है क्रेडिट रिस्क फंड इज द परफेक्ट बेट टू टेक एट दिस पॉइंट इन टाइम। ठीक है, राइट? जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया, सिक्लिकली वी फील क्रेडिट रिस्क फंड विल डू वेरी वेल। इस समय पे जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए
वो है ड्यूरेशन बेट। मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, गिल्ट विद 10 ईयर गिल्ट, इसमें बिल्कुल पैसा नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि गिर कर भी अगर 50 पैसा 25 पैसा यहाँ से गिर भी गया, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा अगर आप 3 साल इन्वेस्टेड रहोगे। अब मैं आपको एक टेक्निकल व्यू देता हूँ। क्या मुझे 6 महीना पैसा रोकना है और मुझे रिस्क लेना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे ड्यूरेशन बेट लेना चाहिए। ये शायद बहुत लोगों को लगेगा ये मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, पर मैं आपको उसका थीसिस दे देते हैं। देखिए, इंटरेस्ट रेट गिरा ना जब भी लेटली, उसके बाद भी यील्ड्स ऊपर चली गई, ओके, राइट? क्योंकि ऑलरेडी प्राइस्ड इन था कि इंटरेस्ट रेट्स गिरने वाला है। अच्छा, तो यील्ड्स आज उस लेवल पे जहाँ से उनको थोड़ा सा तो नीचे आना पड़ेगा, ओके, राइट? इसलिए अगर 6 महीने का व्यू और रिस्क लेना है तो आप ड्यूरेशन बेट ले लीजिए, पर 3 साल में मत लीजिए, क्योंकि आप एग्जिट नहीं कर पाए ना तो आप फंस जाओगे इस ट्रेड में। अभी ये सिर्फ मेरा थोड़ा टेक्निकल नॉलेज दिखाने के लिए था, बट नहीं, ठीक है, बहुत सी एवरीबॉडी विल नॉट डू इट एंड आई वुड सजेस्ट एवरीबॉडी नॉट टू डू इट, बट जिनको बात समझ आती है वो ये डेफिनेटली सुन के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हाँ, पर एक आम निवेशक के लिए आज रिस्क लेना है तो क्रेडिट रिस्क फंड में लीजिए, ड्यूरेशन में मत लीजिए। तो कीर्तन, अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है वो किया है कि डेट फंड्स जनरली आर वेरी वेरी लो रिस्क एंड कैपिटल वाइप आउट का चांस कंपैरेटिवली नहीं है, यू नो। बट मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है कि कोई 81 बॉन्ड कैटेगरी थी, जिसकी वजह से जो मैं म्यूचुअल फंड होल्ड करता था उसकी एनएवी बहुत सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुई थी। तो वो केस क्या था और वो केस हमारे साथ फिर से ना हो जाए, उसके बारे में अगर आप बता सको थोड़ा। तो देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करोगे वो देखने के लिए कि म्यूचुअल फंड एक तो 50 बॉन्ड्स में पैसा रोकता है, फुल लिक्विड है, एक आध बॉन्ड डिफॉल्ट भी हो जाएगा हाइपोथेटिकली, तो उसमें शायद आपका रिटर्न 1 या 2% से गिर जाए। पर जैसे आपने कहा, ऐसा नहीं पॉसिबल है कि आपका माइनस में रिटर्न चला गया 2-3 साल होल्ड करने के बाद भी, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, राइट? पर ऑफ कोर्स ये इंडस्ट्री भी बहुत सारे लेसन्स लेकर सीखी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड वन ऑफ द लेसन्स वाज कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क मत ले लें प्रोडक्ट में, राइट? इसीलिए मैंने आपके एक क्वेश्चन में ये भी कहा कि टिपिकली आपने मुझे पूछा कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में बाकी का 20% पैसा कहाँ जाएगा अगर 80% पैसा AAA में जा रहा है, तो मैंने आपको कहा वो मोटा मोटा फिर भी AAA में ही रहेगा, क्योंकि इंडस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीख गई है कि हमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट रिस्क नहीं लेना, राइट? देखिए, आप जब म्यूचुअल फंड में पैसा रोकते हो तो म्यूचुअल फंड बहुत अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स में पैसा रोक सकते हैं, राइट? उसमें कुछ बिल्कुल रिस्क फ्री काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और कुछ रिस्क वाले भी प्रोडक्ट्स हैं, राइट? फिक्स्ड इनकम में ही, बॉन्ड्स में ही सबसे हाईएस्ट कैटेगरी वाले रिस्क वाले प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट होता है जिसे आप कहते हो 81 बॉन्ड्स। अच्छा, राइट? 81 बॉन्ड्स क्या होते हैं? 81 बॉन्ड्स सूडो इक्विटी है, ओके? तो ये बैंक्स इसलिए इशू करते, बैंक्स इसे इस तरीके से इशू करते कि मान लीजिए बैंक का उस साल कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो बैंक आपको उस साल का इंटरेस्ट नहीं देगा और उसे आप डिफॉल्ट नहीं मान सकते। अच्छा, मतलब इक्विटी से इंटरेस्ट पे आउट लिंक्ड है, परपेचुअल बॉन्ड्स की तरह है ये, ओके, राइट? सेकंड, बहुत सारे टेक्निकल ये है कि रिजर्व्स रेशियो उनके कुछ लेवल के नीचे चले गए तो आपका बॉन्ड राइट ऑफ भी कर देंगे और आप उसे फिर भी यू कैन नॉट कंसिडर इट टू बी अ डिफॉल्ट बाय द बैंक। अरे बाबा, राइट? तो ऐसे 2 केसेस तो हो चुके इन द वेरी रिसेंट पास। येस बैंक हुआ था जिसमें 81 बॉन्ड्स टियर 1 बॉन्ड था, एक हुआ था लक्ष्मी विलास बैंक, हाँ, जिसमें बाद में टेक ओवर भी हुआ, जिसमें टियर 2 बॉन्ड्स हुए थे, राइट? तो म्यूचुअल फंड्स पहले इन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते थे, अभी भी कुछ म्यूचुअल फंड्स इन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, पर आपको समझना ये है कि हजारों बॉन्ड्स लिस्टेड है, उसमें से 2-4 बॉन्ड्स में ऐसा हुआ है। ऑफ कोर्स क्योंकि हमारे साथ ये बहुत रेगुलरली नहीं होता, हमको ऐसा लग रहा है कि यार एक भी केस हो गया तो बहुत बड़ा केस हो गया, पर the biggest lesson that the industry has actually learned is concentration risk. What is concentration risk? Concentration risk का मतलब है
कि आपके पास अगर 100 रुपये, तो आप उन 100 रुपये में से कितना रुपया इन प्रोडक्ट्स में निवेश करोगे, और इन प्रोडक्ट्स में निवेश करने के बाद भी एक ही कंपनी के उस प्रोडक्ट में कितना पैसा निवेश करोगे। अगर 81 भी करना तो 6 बैंक्स पे कर देते हैं, 8 बैंक्स पे कर देते हैं। करेक्ट। तो आप मान लीजिए टोटल 10% पैसा 81 में डाल रहे हो, उसमें भी अगर 6 में डाल दिया तो आपने रिस्क कम कर बहुत दिया। कम कर लिया। तो ये बहुत बड़ी लर्निंग है मेरे हिसाब से इंडस्ट्री की, राइट? क्योंकि उस जमाने, जिस जमाने की आप बात कर रहे हो, 8-8, 10-10% कॉन्सेंट्रेशन एक बैंक के एक प्रोडक्ट में हो रहा था। हाँ, जिसकी वजह से एनएवी पे इम्पैक्ट आपको हमारी बहुत दिखा था। पिटाई हुई भाई, हमारी कॉस्ट पे सीखा इंडस्ट्री ने। राइट। तो अब तो बहुत ही सिग्निफिकेंटली बेटर हो गया है। पर ये भी अगर मैं आपको कहूँ, ये इट वाज अ वेरी बैड फेज फॉर द एंटायर मार्केट, राइट? मैं आपको समझाता हूँ क्यों। देखिए, फिक्स्ड इनकम मार्केट इक्विटी की तरह लिक्विड नहीं है, राइट? तो आज आपको मान लीजिए 5 लाख रिलायंस के शेयर्स भी मार्केट में बेचने तो लिक्विडिटी मिल जाएगी, पर क्या उस लेवल की लिक्विडिटी फिक्स्ड इनकम मार्केट में? द आंसर इज नो, राइट? तो जितने भी लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ट्रेड कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लिक्विडिटी है। पर आप जब कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में आते हो, राइट, वहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है। वहाँ पर भी लिक्विडिटी कॉन्सेंट्रेटेड है बड़े बड़े नामों में, AAA रेटेड, रिलायंस का बॉन्ड हो गया, M&M का बॉन्ड हो गया, कोटक का बॉन्ड हो गया, उन सब में लिक्विडिटी है। पर आप जैसे ही नीचे जाते हो, लिक्विडिटी खत्म होती है, वहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है, राइट? अब होता ये है कि आपने तो अक्रॉस इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट? आपने तो AAA में भी इन्वेस्ट किया है, AA+ में भी किया है, AA- में भी किया है, सब में किया है। अब इंडस्ट्री लेवल पे एक बॉन्ड जब डिफॉल्ट हो जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा पैनिक स्प्रेड होने लगता है, रिडम्पशन प्रेशर आता है। जब रिडम्पशन प्रेशर आता है तो आप जो सबसे ज़्यादा लिक्विड है उसे बेचने की कोशिश करते हो। तो आपने जो भी लिक्विड था वो बेचकर ख़त्म कर दिया। अब बचा आपके पास इलिक्विड पोर्शन। अब अगर रिडम्पशन प्रेशर स्टॉप नहीं होता तो कैसे इसे रिडीम कर पाओगे? अब सेबी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाएंगी, राइट? पर रिस्क तो रिस्क है, ये आपको समझना है, राइट? पर ऑफ कोर्स हैविंग सेड दिस, क्योंकि ये डिस्कशन कर रहे हैं इसलिए ये पॉइंट्स निकाले। आज अगर मुझे आप पूछोगे तो मुझे नहीं लगता कि म्यूचुअल फंड्स क्या प्रॉब्लम सॉल्व करे आपके। सबसे पहले तो आपको नहीं पता कौन से बॉन्ड में निवेश करना है, तो वो डिसाइड कर रहे हैं आपके बिहाफ पर उनके अंडरस्टैंडिंग से कि यार ये 50 बॉन्ड्स अच्छे हैं। सेकेंड, 50 बॉन्ड्स में निवेश है तो आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है, 1-2 बॉन्ड्स चले जाएंगे। लिक्विडिटी, वो आपके बिहाफ पर ड्यूरेशन और क्रेडिट रिस्क मैनेज कर रहे हैं। तो मुझे ओवरऑल एक बहुत अच्छा सिस्टम दे रहे हैं आपको, जिस तरीके से इक्विटी में है कि आपके बिहाफ पे वो स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं, या फिर कभी बाहर निकल जाते हैं, कभी अंदर चले जाते हैं। सो दे आर डूइंग दैट, राइट? एग्जैक्टली। एंड क्योंकि सेबी रेगुलेटर है, तो सेबी तो आपके एंगल से सोच रहा है एज अ निवेशक कि यार आपको क्या प्रॉब्लम ना हो, और उसे अवॉइड करने के लिए मुझे क्या सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस सेट करने हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है स्पेसिफिकली ये 2020-21 के केस के बाद बहुत ही सिग्निफिकेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो चुका है। हाँ, एक प्रॉब्लम ये हुआ है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि म्यूचुअल फंड्स ने रिस्क लेना छोड़ दिया। अच्छा, बहुत ज्यादा उल्टा हो गया, मतलब फिर उल्टा हो एक्सट्रीम गया, कंजर्वेटिव, इतने कंजर्वेटिव हो गए कि क्रेडिट रिस्क फंड, जिसका नाम ही क्रेडिट रिस्क लेना है, उसमें भी रिस्क नहीं ले रहे। तो आई एम श्योर इंडस्ट्री थोड़ा सा बेटर हो जाएगी, पर फिक्स्ड इनकम मार्केट में लिक्विडिटी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़रूरी है, डेवलप होनी चाहिए। और अगर लिक्विडिटी डेवलप हो गई तो ये मार्केट बहुत ही सुपीरियर हो जाएगा। एंड आई थिंक दैट इज व्हाई यूएस सक्सीड्स, बिकॉज यूएस का डेट मार्केट जो है वो एक्सट्रीमली लिक्विड है। लीमन ब्रदर्स से पहले सॉलोमन ब्रदर्स था जो प्योरली डेट में डील करते थे, और ये था। अच्छा कीर्तन, आपका एक ट्वीट था जिसने आपको बहुत एक प्रचलित भी किया, बिकॉज आपने एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त प्रिडिक्ट की थी। आई थिंक विच वॉज फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का केस था। उस केस में आपने प्रिडिक्ट कर दिया था कि देयर इज अ वेरी हाई चांस कि देयर में समथिंग में गो रॉन्ग हियर, कुछ डेटा आपने देखा था। तो वो केस से आप थोड़ा बहुत एक तो उसके बारे में बताइए, और व्हाट वाज योर टॉप लर्निंग एंड हाउ डू यू इवैल्यूएट दीज थिंग्स? कैसे एक आम निवेशक कर सकता है क्या वो? देखिए, सबसे पहले तो फ्रैंकलिन के केस में क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था ना कि मार्केट में अगर कुछ हो जाता है तो लिक्विड एसेट्स पहले निकल जाते हैं, फिर इलिक्विड से फंस जाते हो, वो केस था एक्चुअली फ्रैंकलिन का। तो फ्रैंकलिन बहुत ही पॉपुलर फंड हाउस था
टू टेक क्रेडिट रिस्क। ओके, यानी मान लीजिए दूसरे हर फंड का एवरेज 7% रिटर्न है, पर फ्रैंकलिन का 10% था। फ्रैंकलिन रूल्ड द मार्केट इन द फिक्स्ड इनकम स्पेस। यानी फ्रैंकलिन का फंड मैनेजर फिक्स्ड इनकम में जहाँ खड़ा हो जाएगा वहाँ से लाइन शुरू हो जाती थी, वैसा उनका ओहदा था। अमिताभ बच्चन हो गए थे। हाँ, वैसा उनका ओहदा था, पर वो क्रेडिट रिस्क लेते थे। क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या, वो AAA में थोड़ा सा निवेश करते थे, पर AA माइनस, A+, A-, उस तरीके की बेट्स लेते थे, राइट। और जैसे मैंने कहा म्यूचुअल फंड्स में तो एक आधा बॉन्ड डिफॉल्ट हो गया, उससे फंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो 10 की जगह पे 9.5% रिटर्न देता था, पर वो 9.5 फिर भी 7 से बहुत ज़्यादा होता था, राइट। तो उस फंड में एक तो AUM बहुत ज़्यादा था पूरे AMC में, और उनके जो पॉपुलर फंड्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा AUM था, और वो क्रेडिट वाले बेट्स लेते थे। अभी उसी समय पे बहुत सारे डिफॉल्ट्स एक साथ हो गए, राइट। आपने देखा DHFL वाला केस हो गया, ILDEN FS वाला केस हो गया, राइट। वोडाफोन के प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तो अब जानने वाली बात यह है कि DHFL और ILDEN FS AAA रेटेड कैटेगरी के बॉन्ड्स थे, और ओवरनाइट एक AAA रेटेड कैटेगरी का बॉन्ड डब्बा हो गया, डिफॉल्ट हो गया, राइट। तो अब फिक्स्ड इनकम मार्केट में पैनिक स्प्रेड हो जाएगा Obviously. कि बॉस मैं कैसे बिलीव करूं आपके AAA रेटिंग के स्टेटस पे, जब आपने AAA रेट किया हुआ है किसी एक इतनी पॉपुलर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने, और वो बॉन्ड डिफॉल्ट कर जाता है। ये तो जैसे US में हुआ था, अचानक से लीमन ब्रदर्स, ये सब डब्बा हो गए। करेक्ट। तो ऑटोमेटिकली पैनिक स्प्रेड हो गया मार्केट में, और लोग डरने लगे फिक्स्ड इनकम मार्केट से। तो अभी आप सोचिए AAA वाला 0 हो सकता है, तो AA वाला तो हो ही सकता है। तो A+, A-, BBB+, BBB- वाले का क्या होगा। तो पैनिक स्प्रेड हो गया, रिडम्पशन प्रेशर आने लगा। अब रिडम्पशन प्रेशर आने लगा, लिक्विडिटी है नहीं मार्केट में, तो उन्होंने पहले थोड़ी सी लिक्विडिटी जितनी थी उतनी दे दी, अब वो अटक गए। अब सेबी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, सेबी का नहीं कहूँगा, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें आप एक दूसरे से ओवरनाइट पैसा बोरो कर सकते हो। अच्छा, इट्स कॉल्ड ट्रैप, TREP, ट्राई पार्टी रेपो। इसे CBLO भी कहा जाता वो है, दस्ती खाता जिसे कहते हैं अपने यहाँ, कि भाई अरे वो हाँ। कीर्तन से लाख रुपए ले आना प्लीज। कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग, लेंडिंग एंड ऑब्लिगेशन भी कहते हैं इसको। ओके, एक प्रॉपर मार्केट है, जैसे अपना स्टॉक मार्केट है, बॉन्ड मार्केट है, वैसा एक प्रॉपर मार्केट है, जहाँ बैंक्स एक दूसरे से, NBFCs, MFs, म्यूचुअल फंड्स, कॉर्पोरेट्स, हर कोई एक दूसरे से पैसा बोरो और लेंड कर सकता है ATM है ओवरनाइट, मतलब एक तरीके का, राइट। तो इन फंड्स को अलाउड था कि अगर आपके पास रिडम्पशन प्रेशर आ जाए और आपको ऐसा लगे कि ये भाव पे नहीं बेच सकता मैं, इन्वेस्टर्स को नुकसान हो जाएगा, तो आप यहाँ से बोरो करके रिडम्पशन दे दो, ठीक है। ठीक है। अब पर उसमें लिमिट थी कि आप 10% तक, आपके AUM का 10% तक पैसा वहाँ से बोरो करके रिडम्पशंस दे सकते मतलब 10,000 करोड़ का AUM है तो 1,000 करोड़, ठीक है। तो अब हम बहुत ही डीपली ये सब स्टडी करते, क्योंकि हमारे इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। तो ऑफ कोर्स हमारे भी इन्वेस्टर्स का पैसा इन फंड्स में लगा हुआ था, क्योंकि इनसे बेहतर फंड्स ही नहीं थे म्यूचुअल फंड में, फिक्स्ड इनकम स्पेस पे। तो जब उनकी मार्च की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फैक्ट शीट आई, राइट, तभी हमने देखा कि CBLO वॉज -17%। ओ, तो मतलब लिमिट से भी 7% ऊपर। करेक्ट। तो सबसे पहले तो मेरी इंडस्ट्री में उस जमाने में लोगों को CBLO या ट्रैप क्या होता है वो भी नहीं पता था, आज नहीं पता, राइट। सेकेंड, उनको सेबी की अंडरस्टैंडिंग रूलिंग फ्रंट पे भी नहीं थी कि 10% से ज़्यादा नहीं ले सकते आप, राइट। और उन्होंने कभी ये माइनस नंबर देखा ही नहीं है फैक्ट शीट पे, या देखा भी है तो समझा नहीं है। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमें पता था ये। तो जैसे ही -17 देखा तो सबसे पहले हमको ये क्लिक हुआ कि 10% से ज़्यादा अगर आप लेते हो तो आपको सेबी का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। तो ये 17% तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो सेबी का अप्रूवल था कि क्यों आप 17% लोगे मार्केट से, और आप क्यों रिडीम करके नहीं दे रहे हो, और सबसे पहले तो इतनी रिडम्पशन आ क्यों रही है आपके, राइट। अब तो ये हर 15 दिन में वो लोग पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर का नॉर्म उसके बाद आया। उस ज़माने में तो लोगों को पता भी नहीं है
कि दो फैक्ट शीट के बीच में आप कैसे देखोगे कि फंड में क्या चल रहा है, वो एमफी की वेबसाइट्स पे दिखता था। ओह अच्छा। राइट। तो फिर हम रेगुलरली उसको ट्रैक करने लगे और हमें पता चला कि यही -17 वाला फंड जो मंथ एंड पे -17 था वो -23 -24 हो गया था। माय गॉड। विच मीन्स कंटिन्यूअस रिडम्पशंस आ रही है और इनमें ताकत नहीं है लाने की। इनमें ताकत नहीं है, इसलिए मार्केट से बोरो कर रहे हैं, राइट, और रिडम्पशंस पे कर रहे हैं। दैट वाज आवर रेड फ्लैग कि बॉस समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, बिकॉज वी अंडरस्टैंड फिक्स्ड इनकम में ये जिस तरीके की इन्वेस्टिंग कर रहे हैं लिक्विडिटी नहीं है। अगर ये रिडम्पशन प्रेशर कंटिन्यू हुआ तो ये फ्रीज हो जाएगा उनका CBLO, कितनी बोरो कर लेंगे तो पैसा कहाँ से देंगे इन्वेस्टर्स को। वी गॉट ऑल आर इन्वेस्टर्स आउट और उसके 1 महीने में दे स्टॉप्ड रिडम्पशंस। नाउ व्हाट दे डिड वाज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि अगर वो रिडम्पशंस देने के लिए किसी भी भाव में पोर्टफोलियो को बेच देते तो इनको नुकसान हो जाता इन्वेस्टर्स को। भारी नुकसान होता। यू विल बी सरप्राइज्ड कि 2-3 साल जो भी लगा इनको पैसा वापस देने में, इन्वेस्टर कम्युनिटी वॉज अपसेट, बट द इन्वेस्टर कम्युनिटी दैट हेल्ड ऑन मेड 9.5-10% रिटर्न इन टर्म्स ऑफ CAGR इन द सेम 2-3 years। तो देखिए उनकी इन्वेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मार्केट बट रन ऑन द बैंक हो गया ना, मतलब आज अगर ICICI के पास 1 लाख करोड़ का डिपॉजिट है फॉर एग्जांपल, और लोग 50,000 करोड़ लेने पहुंच जाए तो है ही नहीं ICICI के पास, दे कांट गिव। और यही रन ऑन द बैंक वाला केस, क्लासिक केस हो जाता है। एब्सोल्युटली। आई थिंक आई वुड से वी आर लकी कि हम वो स्पॉट कर पाए, बट आई थिंक हमारी अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर है। वी आर रिस्क मैनेजर्स देन इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। मेरे को तो मेरे क्लाइंट का रिस्क प्रोटेक्ट करना है, राइट। रिस्क प्रोटेक्ट नहीं करूंगा तो मतलब ही नहीं है। सो ऑफ कोर्स द इंटेंशन वाज टू बी एबल टू जनरेट ज़्यादा रिटर्न फॉर द क्लाइंट, क्योंकि ये 2-2.5% ज़्यादा रिटर्न दे रहा था, पर रिस्क मैनेज नहीं करते तो ये नहीं हो पाता। तो आई थिंक दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग लर्निंग। तो अब आप देखिए इसी की वजह से अब फंड मैनेजर्स क्रेडिट रिस्क नहीं लेते। मतलब वो बहुत ही ज्यादा वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक पे पी रहा है अब तो। एग्जैक्टली। इसीलिए मैं कह रहा था कि फिक्स्ड इनकम मार्केट में बहुत लिक्विडिटी की ज़रूरत है, इसको डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये डेवलप नहीं होगा ना तो हम फिक्स्ड इनकम में बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पाएंगे जो फ्रैंकलिन कर रहा था। आज फिक्स्ड इनकम में फ्रैंकलिन का नाम खराब हो गया, बट आई कैन स्टिल टेल यू, मैं हैंड ऑन हार्ट उसके ज़्यादा कोई फंड मैनेजर नहीं था, आज भी नहीं है फिक्स्ड इनकम स्पेस में। ब्यूटीफुल। पर कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर, बिकॉज वही है, इकोसिस्टम से लोग बहुत डर जाते हैं। क्योंकि आप देखिए वर्ल्ड की किसी भी डेवलप मार्केट में फिक्स्ड इनकम इक्विटी से 10 गुना बड़ा मार्केट है। ट्रू। इंडिया में 1/10 है, तो अभी तो पता 100 गुना जाने की स्कोप है। बट आई थिंक रेगुलेटरी डिसीजंस मुझे ऐसा लग रहा है बहुत गलत हो चुके हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल व्हाई। अब आज से 2 साल पहले चले जाए तो म्यूचुअल फंड्स में आपको इंडेक्सेशन एडवांटेज मिलता था। इंडेक्सेशन एडवांटेज का मतलब क्या था? फंड ने 8% रिटर्न जनरेट किया, इन्फ्लेशन 6% था उसी दौरान, 2% पे तो आपको 2% पे 20% देना है, 30% भी नहीं, अठन्नी देनी है, राइट। तो आपको 0.4 देना है 8% पे। तो पीपल वर प्रोत्साहित किया जा रहा था। करेक्ट। जो अब 2.4 है 30% वाले पे, जब आपको 0.4 इंसेंटिव दिया जा रहा था कि फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड के थ्रू। यू विल बी सरप्राइज कि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में कॉर्पोरेट को पैसा देने में नंबर 1 प्लेयर म्यूचुअल फंड्स हैं। तो म्यूचुअल फंड्स की वजह से सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी हुआ करती थी कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में। पर म्यूचुअल फंड्स इतना बड़ा हो गया, राइट, कि इंश्योरेंस और बैंक्स का प्रेशर आने लगा कि लोग पैसा FDs में और सेविंग्स अकाउंट में नहीं रख रहे और वो पैसा म्यूचुअल फंड में पार्क हो रहा है, जिसकी वजह से ये इंडेक्सेशन एडवांटेज वाज रिमूव्ड। यू विल बी सरप्राइज, RBI एक साइड पे डायरेक्ट बॉन्ड मार्केट प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी साइड पे इंडेक्सेशन का एडवांटेज निकाला जा रहा है। तो ये तो क्लियर है कि RBI को फिक्स्ड इनकम मार्केट को ग्रो करना है, पर जो सबसे बड़ा लिक्विडिटी गिवर है मार्केट में उसी को सक कर लिया, उसी को डिसइंसेंटिवाइज कर लिया। तो आई थिंक होपफुली रेगुलेटरी इकोसिस्टम विल कम टुगेदर और ये वापस फिक्स्ड इनकम मार्केट शायद बड़ा हो जाएगा। ओके, दैट गेट्स मी टू माय लास्ट क्वेश्चन। आपके ये बॉन्ड पूरे इकोसिस्टम में, हमने आई थिंक वी हैव स्पोकन अबाउट एवरी बॉन्ड और उसका यूज केस, किसके लिए सही रहेगा, कब सही रहेगा, बात हो गई। 3 या 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो आप कहना चाहोगे कि बॉन्ड मार्केट के उस्ताद हैं,
ठीक है, मतलब नॉट स्पेसिफिकली द कैटेगरी बट जनरली जिनका बॉन्ड मार्केट्स का अंडरस्टैंडिंग आपको लगता है कि उनके फंड मैनेजर्स का बॉन्ड मार्केट का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है? आई थिंक दो तो डेफिनेटली, फर्स्ट इज बंधन ओके, and second is Nippon. And if I can also add ICICI. ये 3 AMCs मुझे ऐसा लग रहा है कि फिक्स्ड इनकम स्पेस में फ्रैंकलिन के टक्कर के तो नहीं है, पर दे आर वेरी गुड. आई थिंक मुझे नहीं लगता कि अब अगर फ्रैंकलिन कोई फिक्स्ड इनकम फंड लेके आएगा तो लोग पैसा डालेंगे, थोड़ा बड़ा अनफॉर्चुनेट है. पर अगर बाकी कोई 2-3 फंड हाउसेज है तो ये 2-3 फंड हाउस है जिसको यू ऑल शुड डेफिनेटली कंसिडर अगर आप फिक्स्ड इनकम में निवेश करना चाहते हो तो. परफेक्ट. सो कीर्तन, थैंक यू सो मच. आपने इतना ज़बरदस्त नॉलेज दिया. आई थिंक मेरे पर्सनल लर्निंग्स भी बहुत थी इसमें, एंड वो ट्वीट मेरे को बहुत प्रभावित किया था तब जब 2020 का जो था आपका, और आपने बताया भी था उसके बारे में. एंड मुझे लगता है कि आपकी प्री अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि यू आर एबल टू कॉन्फिडेंटली स्पीक अबाउट सो मेनी कैटेगरीज एट वंस. नहीं तो इतना ईजी नहीं है डेट मार्केट को अंडरस्टैंड करना. हमने भी जब CFA की थी तो डेट को जल्दी जल्दी निपटा दिया था. हम लोग इक्विटी पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे थे, वहाँ ज़्यादा पैसा मिलता है. बट येस, इट्स अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट फॉर पीपल हु वांट टू प्रोटेक्ट देयर मनी and still get some upside on it. 100% it is. So thank you Kirtan once again for coming and educating us. Thank you. संजय जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. Thank you. तो गाइस, अगर आप यहां तक आ चुके हैं यानी आपने एपिसोड को पूरा देखा है तो कुछ काम अब आपको करने हैं. आपकी टॉप लर्निंग्स को जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और क्या क्वेश्चंस आपके रह गए हैं आपके मन में, और क्या प्रश्न आ रहे हैं वो भी लिखेगा, ताकि मैं कीर्तन के साथ फिर से एक एपिसोड कर सकूं इसी मुद्दे के ऊपर. पसंद आई है तो वीडियो लाइक जरूर करना, और हां, वीडियो को बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी क्लैरिटी मिले कि डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है. आप और किस गेस्ट को देखना चाहते हो, इसके लिए हमने एक फॉर्म भी दिया है डिस्क्रिप्शन में, या कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हो. दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट एपिसोड. जय हिंद, जय भारत.